ये मेरी शादी की पहली रात थी और मैं अपने जानी दुश्मन के घर में था। तभी वो नौकर बिना इजाजत सीधे कमरे के अंदर चला आया। उसे पूरा यकीन था कि यह घमंडी लड़की मुझ जैसे एक मामूली और ठुकराए हुए इंसान को कभी हाथ भी नहीं लगाएगी, क्योंकि मैं तो बस नाम की शादी का जरिया था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर आते ही उसे क्या दिखने वाला है। वो मगरूर औरत मेरी बाहों में बेहद सुकून से सो रही थी। अचानक कमरे की लाइट जल उठी। मेरी आंखें पूरी तरह खुली भी नहीं थी कि एक नाजुक हाथ ने तुरंत उन्हें ढक दिया। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? दादी जी ने। चले जाओ यहाँ से, टॉन मॉकचू ने सिर उठाकर कहा। बड़ी साहिबा, क्या आप दादी जी के हुक्म के खिलाफ जा रही हैं? उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तुम्हारे इस शोर की वजह से मेरे पति की नींद खराब हो गई है। ये कहकर वो दोबारा मेरे पास आकर सिमट गई। टॉन मॉकचू का चेहरा जलन और गुस्से से भर गया। बड़ी साहिबा, दादी जी ने मुझे बेडशीट बदलने के लिए भेजा है। उसकी कर्कश आवाज से परेशान होकर मैंने करवट बदली और आदत के मुताबिक उस मुलायम बदन को अपनी बाहों में समेट लिया। तभी मेरी आंखें खुल गईं और मैं तुरंत होश में आ गया। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और ये औरत कौन है? वो उठकर बैठ गई और बोली, आई एम सॉरी। घर के नौकरों को तमीज नहीं है, उनकी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई। उसकी मीठी आवाज सुनकर मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई। तभी कल रात की यादें धीरे धीरे लौटने लगीं। मेरे पिता ने मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई थी, फिर लोग मुझे उठाकर यहाँ ले आए थे। उसके बाद की यादें बस उसी औरत पर आकर रुक गईं। तभी उसने टॉन मॉकचू की बात काटते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा कि कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ? क्या हम दोनों बस अपनी अपनी जगह सो रहे थे? अगले ही पल वह सीधे खड़ी हो गई। अब क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और बचा है? कमरे में मौजूद हर शख्स सब कुछ समझ गया। ये देखकर टॉन मॉकचू पूरी तरह टूट गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अपनी बेरुखी और ठंडे मिजाज के लिए मशहूर बड़ी साहिबा खुद आगे बढ़कर किसी को गले लगा सकती है, वह भी मेरे जैसे मामूली इंसान को। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब जब सब कुछ देख लिया है तो जल्दी से बेडशीट बदलो। मेरे घर में बेकार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उसके जाते ही कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। मैंने सिर पकड़ लिया। मेरे पास बैठी वो औरत मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ? कल रात की सारी बातें भूल गए क्या? मैं कुछ देर सोचता रहा और आखिरकार बोला, जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। मेरी बात सुनकर उसका मूड और अच्छा हो गया। उसने मुझे दोबारा बेड पर खींच लिया। मैं थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन वो मुस्कुराते हुए मेरे और करीब आ गई। तुम मेरे लिए जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? भले ही तुम्हें को फैमिली के लोगों ने यहाँ भेजा है, लेकिन अभी के हालात देखकर क्या मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? उसने अपनी ठुड्डी पर उंगली रखते हुए मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उसका छोटा सा चेहरा धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। मैं उससे दूर हटने की कोशिश करता रहा, लेकिन पता ही नहीं चला कि मैं बेड के बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुका हूँ। अचानक मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं पीछे गिरने लगा। उसी पल उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ लिया और हम दोनों कारपेट पर एक साथ गिर पड़े। हमारे बीच की दूरी अचानक खत्म हो गई। हमारी नाकें एक दूसरे को छूने ही वाली थीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने घबराकर हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में शरारती मुस्कान थी। वो मेरे सीने पर सिर रखकर धीरे धीरे हंसने लगी। कुछ देर बाद उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया और मुस्कुराकर बोली, बुद्धू, कल रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया था। मुझे पहले से पता था कि दादी जी मुझे फंसाने की कोशिश करेंगी, इसलिए मैंने ये सब पहले ही प्लान कर लिया था। तुम सच में सोच रहे थे कि हमारे बीच कुछ हुआ है? मैंने शर्मिंदगी से सिर खुजलाया। आई एम सॉरी, मुझे हालात का अंदाजा नहीं था। अंदर ही अंदर मुझे बड़ी राहत महसूस हुई। अच्छा हुआ हमारे बीच सच में कुछ नहीं हुआ। अब मुझे किसी जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। वो मुस्कुराई। या फिर तुम्हें लगा कि हमारा इस तरह साथ होना लोगों के बीच गलतफहमी पैदा कर देगा? फिर उसने कहा, तुम्हारे पिता ने मेरे साथ डील फाइनल कर ली है। अब से कुछ वक्त के लिए तुम मेरे अंडर रहोगे। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने हमेशा चुपचाप सब कुछ सहा, मार भी खाई और दर्द भी बर्दाश्त किया, लेकिन आखिर में मुझे यहाँ भेज ही दिया गया। मेरा चेहरा उतर गया। उसने शांत स्वर में कहा, आने वाले दिनों में मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। बस मेरे साथ रहो और मेरे मर्द बनकर रहो। मैंने तुरंत सिर हिलाया। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं बाहर खुद मेहनत करके जीना चाहता हूँ। मेरी अपनी कुछ सीमाएं हैं। मैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने तो बस तुम्हें अपनी दादी के सामने मेरे पति का नाटक करने के लिए कहा है। मैं वादा करती हूँ, जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या आप सच कह रही हैं? मुझ जैसी लड़की कभी झूठ नहीं बोलती। अगर ऐसा है तो क्या आप मेरी कॉलेज की फीस भर सकती हैं? फीस? वो हैरान रह गई। क्या तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, मैंने अभी अभी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास किया है। कौन सी यूनिवर्सिटी? और तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? मैंने गर्व से जवाब दिया, वेस्ट यूनिवर्सिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। लिली सच में हैरान रह गई। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई से जुड़ी जो भी मुश्किलें हैं उन्हें मैं खुद संभाल लूंगी। ये सुनते ही मेरा दिल खुशी से भर गया। आखिरकार मैं कॉलेज जा सकूंगा और अपनी पसंद की चीजें सीख सकूंगा। ऐसा लगा जैसे उसने मेरी पूरी दुनिया रोशन कर दी हो। उसी पल मैंने उसके खिलाफ अपनी सारी नाराजगी छोड़ दी और मेरा दिल कृतज्ञता से भर गया। मैंने पूरी ईमानदारी से कहा, मैं आपके साथ पूरा सहयोग करूंगा और आपके लिए कोई परेशानी नहीं बनूंगा। लेकिन लिली ने सिर हिला दिया। ऐसा नहीं चलेगा। मुझे तुम्हारा इतना सीधा होना पसंद नहीं है। दुनिया सीधे लोगों को आसानी से परेशान करती है। मैंने धीरे से कहा, लेकिन बचपन से दादी हमेशा कहती थी कि अपनी औकात में रहकर ही दूसरों का दिल जीता जा सकता है। लिली ने मुस्कुराकर कहा, मेरे आदमी को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। ये बात याद रखना। अगली बार जब दूसरों के सामने जाओ तो अपना असली रूप दिखाना और इस घर में उस नौकर टॉन मचू से सावधान रहना। अब आराम करो। गुड नाइट। मैं चुपचाप लेट गया। उसके इतने करीब होने और उसके मुंह से मास्टर अच्छन सुनकर मेरे कान गर्म हो गए। हिलो मत, चुपचाप सो जाओ। मैंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अभी तो आपने कहा था कि मुझे ज्यादा सीधा होने की जरूरत नहीं है। लिली ने बेबसी से ठंडी सांस ली, मेरे बाल सहलाए और बोली, मैंने तुम्हें जो सिखाया तुम उसी का इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर रहे हो, बदमाश। मैंने आंखें बंद कर ली और अगले ही पल गहरी नींद में सो गया। अगले दिन जब सूरज काफी ऊपर आ चुका था, मैं उठकर बैठ गया। कल रात की बातें किसी सपने जैसी लग रही थीं। मैं सच में एक औरत के साथ बेड शेयर कर चुका था और उसका नकली पति बनने के लिए तैयार हो गया था। तभी नौकर अंदर आया। बेड पर पड़े निशान देखते ही उसकी आंखों की नफरत जलन में बदल गई। मैं जल्दी से नीचे उतरा। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। अब तो तुम इस घर के दामाद बन चुके हो, एमाक्टर एचन। इस घर के नियम के मुताबिक नए
दूल्हे को खुद अपने हाथों से डाइनिंग टेबल पर सूप लेकर जाना पड़ता है। मैं फ्रेश होकर किचन में गया। वहाँ सूप उबल रहा था, लेकिन पूरे किचन में गर्म बर्तन उठाने के लिए कपड़ा या ग्लव्स कुछ भी नहीं था। नौकर बोला, आप इसे ले क्यों नहीं जाते? अगर नहीं उठा सकते तो इस घर से बाहर चले जाओ, यही यहाँ का नियम है। जैसे ही मैं हाथ बढ़ाने वाला था, मुझे लिल्ली की बात याद आ गई। मेरे आदमी को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर उठाकर कहा, सूप सर्व करना नौकरों का काम है, ये तुम्हें करना चाहिए। वह ताना मारते हुए बोला, एक छोटे परिवार से आने वाले लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि इस घर में कदम रखते ही तुम सबके बॉस बन गए हो? उसने मेरे बैकग्राउंड के बारे में सब पता कर रखा था। मैं और लिली अभी सिर्फ एक नाटक कर रहे थे, इसलिए मुझे सब सहना था ताकि उसे कल रात की सच्चाई का पता न चले। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। मेरी खामोशी देखकर उसे लगा कि मैं डर गया हूँ, इसलिए वह और हावी हो गया। चुपचाप ये सूप उठाओ। हमेशा की तरह मैं उसकी बात मानने ही वाला था कि तभी लिल्ली की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। मेरे आदमी को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, मैंने दृढ़ आवाज में कहा। मैं इसे नहीं उठाऊंगा। तभी टॉन मचू ने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली और जबरदस्ती मेरा हाथ गर्म बर्तन की तरफ खींचने लगा। तुम तो बस नाम के मोहरे हो। क्या लगता है बड़ी साहिबा तुम्हें सच में अपनी जान मानती है? तभी एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। अभी तक घमंड दिखा रहे टॉन मचू को बाइनिंग ने अपनी ताकत से रोक दिया था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत अब भी साफ दिखाई दे रही थी। मैं अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोला, एम मार्ट, अच्छा तुम ठीक हो ना? मैंने सिर हिलाकर मना किया तो बाइनिंग ने टॉन मचू की तरफ बेहद ठंडी नजरों से देखा, फिर बिना किसी भाव के उसे छोड़ते हुए बोला, बड़ी साहिबा, ये दादी जी का भेजा हुआ आदमी है, इसके इरादे साफ नहीं है, इसे वापस भेज दीजिए। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश थी। मिस्टर टॉन, कृपया यहाँ से चले जाइए। टॉन मचू गुस्से से बाइनिंग की तरफ देखने लगा। मैं वापस नहीं जाऊंगा। वो फर्श पर गिर बैठा। मैंने नीचे देखा, उसका हाथ मेरी कमर पर था और मुझे अपने बदन में अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। वो बड़बड़ाया, मैंने दादी जी का भरोसा जीतने के लिए कितनी मेहनत की थी, सिर्फ इसलिए कि यहाँ आकर लिल्ली पर नजर रख सकूं। अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। नहीं, मैं इस हार को स्वीकार नहीं कर सकता। बड़ी साहिबा, अगर आपने मुझे वापस भेज दिया तो दादी जी मुझे नौकरी से निकाल देंगी, मुझे मालूम है, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? वैसे अभी तुमने कुछ कहा था ना, तुमने कहा था कि मैं एम्स्टर अच्छन को अपनी जान नहीं मानती। सही कहा ना? बाहर लोग कहते हैं कि फैमिली की बड़ी बेटी का मिजाज पल पल में बदलता है। वो बेहद जिद्दी है और हमेशा अपनी मर्जी की मालिक है। विदेश में रहने के दिनों को लेकर भी कई तरह की बातें मशहूर थीं। बड़ी साहिबा, मैं दादी जी का आदमी हूँ, आपको मुझे निकालने का कोई हक नहीं है। उसका यह रूप देखकर मेरा बदन अनजाने में कांप उठा। क्या तुम मुझसे डरते हो? मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन मैं उसके अंदर से निकलने वाले उस खतरे को साफ महसूस कर सकता था। मुझे बचपन की एक बात याद आई। मैंने एक बिल्ली पाली थी। एक बार एक कुत्ता उसे परेशान कर रहा था तो मैंने डंडे से उसे भगा दिया। उसके बाद वह बिल्ली मुझे देखते ही छिप जाती थी, लेकिन बाद में दादी जी की पालतू बन गई और उन्हीं के पास लाड़ जताने लगी। उसने मेरा चेहरा गौर से देखा। इस लड़के के अंदर भी शायद एक छुपे हुए शिकारी की फितरत है। मैं एक ही गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी। मैंने उसकी नजरों को महसूस किया और सिर झुकाकर सीधे लिल्ली की तरफ देखने लगा। मेरी आंखों में डर या भीख नहीं थी, बस एक अजीब सी उलझन थी। उसका दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। मैं चुपचाप खड़ा रहा। वो हल्का सा उचककर मेरे गाल को छू गई। लिल्ली का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि अचानक उसकी जिंदगी में आया यह मर्द उसकी सोच से कहीं ज्यादा खास है। वह न सिर्फ उसके गुस्से को शांत कर सकता है, बल्कि उसके साथ रहने से उसे अजीब सा सुकून मिलता है। शायद उसे सच में उससे प्यार होने लगा था। अगर वह भी पूरी ईमानदारी से उसके साथ रहेगा तो वह इस रिश्ते को हमेशा संभाल कर रखेगी। तभी लिल्ली के पास मानक्यू का वीडियो कॉल आया। क्या तुम आज रात आ रही हो? मेरी बहन वापस आ गई है। वह अपने साथ एक बेहतरीन वाइन लाई है। आज रात उसे ओपन करेंगे, आओगी? मानक्यू ने मजाकिया अंदाज में कहा। तुम सच में बहुत बदल गई हो। लिल्ली मुस्कुराई और उसने फोन काट दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझसे डरते हो? मैंने सिर झुका लिया। मुझे पता था कि लिल्ली क्या सुनना चाहती है, लेकिन फिर भी मैं पूछ बैठा, क्या मेरे लिए सच बोलना जरूरी है? लिल्ली हंस पड़ी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ, अभी भी मुझसे झूठ बोलना चाहते हो? उसे ये मर्द सच में पसंद आने लगा था। उसे अपने पास रखना बुरा नहीं था, बस वो उस बिल्ली की तरह नहीं बनना चाहिए। एक पल के लिए उसकी आंखों में खामोशी उतर आई। तभी मैंने आगे बढ़कर उसका छोटा सा हाथ मजबूती से थाम लिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे से आपसे न डरूं। लिल्ली एक पल के लिए हैरान रह गई। वो उससे डरता है लेकिन न डरने की कोशिश करेगा? ये कैसा जवाब था? उसे चुप देखकर मैंने कहा, मुझे मालूम है कि आप मेरी मदद कर रही हैं और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की। मुझे आपकी गाइडेंस की जरूरत है। मैं एक अच्छे दामाद का रोल निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज नाराज मत होइए मिस को। लिल्ली ने मुझे गले से लगा लिया। मेरी सांसों की गर्माहट ने उसके अंदर का सारा तनाव पल भर में दूर कर दिया। फिर उसने पूछा, क्या आज रात बाहर घूमने चलोगे? इस वक्त मेरे दिमाग में कुछ और नहीं था। जब भी मैं लिल्ली के करीब होता, मेरा दिमाग जैसे काम करना बंद कर देता था, लेकिन मुझे यह एहसास बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। शायद इसलिए क्योंकि उसका गले लगाना मुझे बहुत सुरक्षित महसूस कराता था। कुछ मिनट बाद चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला। सामने इतने सारे महंगे कपड़े देखकर मैं हैरान रह गया। तुम खुद अपने लिए चुन लो, आराम से सेलेक्ट करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने आती हूँ। वो यह कहकर चली गई, लेकिन उसके कदम हमेशा की तरह तेज थे और दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई थीं। लिल्ली मुझे किसी बड़ी पार्टी में नहीं, बल्कि इनर के क्लब में दोस्तों की छोटी सी मुलाकात में ले जा रही थी। वापस चेंजिंग रूम के दरवाजे पर पहुंचते हुए उसके चेहरे पर उम्मीद थी। भले ही कपड़े जल्दी में अरेंज किए गए थे, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि मास्टर अच्छन जो भी पहनेगा उसमें बेहद हैंडसम लगेगा। मगर कमरे के अंदर का नजारा देखकर वो समझ नहीं पाई कि हंसे या रोए। मैं सोफे पर उदास बैठा था। दरवाजा खुला तो मैंने बेबसी से उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया? बाइनिंग, जरा रुको। मैंने सिर झुका लिया। थैंक यू मिस को, ये सारे कपड़े बहुत खूबसूरत हैं और मुझे बहुत पसंद आए। वो मेरे करीब आई और प्यार से बोली, तो फिर तुमने इन्हें पहना क्यों नहीं? मैं और असहज हो गया। मैं इन शानदार कपड़ों के लायक नहीं हूँ। लिली ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। लायक नहीं हो? आखिर वो कैसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें इस तरह की लोगों
लोगों ने बचपन से मेरे मन में यही बात बैठा दी थी कि मैं अच्छी चीजों के लायक नहीं हूँ। मैंने धीमी आवाज में कहा, क्या दादी जी ने ऐसा कहा? सच तो ये है कि मेरे घर के हर इंसान ने मुझे बचपन से यही सिखाया है। मेरी दादी, मेरे पिता और यहाँ तक कि आंटी डोंग भी हमेशा कहते थे कि मैं दुनिया की अच्छी चीजों के लायक नहीं हूँ। उनका कहना था कि एक मर्द को अपने दम पर मजबूत बनना चाहिए, उसे इन बाहरी और दिखावे की चीजों की जरूरत नहीं होती। इसलिए बचपन से ही मैंने खुद को समझा लिया कि मुझे हमेशा सबकी बात माननी चाहिए और दूसरों को खुश रखना चाहिए। मैं खुद को इन महंगे कपड़ों के लायक नहीं समझता था, इसलिए मैंने कभी हुआ चिंकीत के साथ किसी चीज के लिए मुकाबला भी नहीं किया। लिली ने बिना एक पल गंवाए कहा, अगर तुम्हारे जैसा हैंडसम मर्द भी इन कपड़ों के लायक नहीं है तो इस दुनिया में कोई भी इनके लायक नहीं है। तुम इनके पूरे हकदार हो, अगर तुम नहीं तो और कौन? मैंने झुककर कहा, थैंक यू लिली, अब मैं समझ गया। लेकिन उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, नहीं, तुम अभी भी कुछ नहीं समझे। असल में लिली कहना चाहती थी कि तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हारा स्वभाव इतना अच्छा है कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। लेकिन वो जानती थी कि सालों से मेरे अंदर बैठी हीन भावना कुछ मीठे शब्दों से खत्म नहीं होगी। वो इस तरह की रोमांटिक बातें कहने में भी माहिर नहीं थी, इसलिए उसने बस मुस्कुराकर कहा, इसे ट्राई करके देखो। मैंने सिर हिलाया। वो समझदारी से पीछे हट गई और पूछा, क्या ये पसंद आया? कौन सा वाला? मैंने कहा, लिली की चॉइस बहुत अच्छी है, ये ड्रेस बहुत कंफर्टेबल और साफ सुथरी है। ऐसा स्टाइल मैंने पहले कभी नहीं पहना, लेकिन मेरी दादी हमेशा कहती थी कि अगर मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा तो बहुत बुरा दिखूंगा। वो कहती थी कि मैं कुछ भी पहन लूं, कभी राजकुमार जैसा नहीं लग सकता। मैं नहीं चाहता था कि लिली मेरे बारे में भी ऐसा ही सोचे, इसलिए बहाना बनाकर कपड़े बदलने जाने लगा। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जो डार्क टी शर्ट पहनकर तुम आए थे वह गंदी हो चुकी है और तुम्हारे रोज वाले कपड़े भी यहाँ नहीं है। इतना कहकर वह मुझे शीशे के सामने ले गई। खुद को देखो, तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। तारीफ करना शायद उसकी आदत नहीं थी, इसलिए उसके चेहरे पर हल्की झिझक साफ दिखाई दे रही थी। मैंने शीशे में खुद को देखा और कुछ पल तक अपने ही अक्स को निहारता रह गया। दूसरी तरफ लिली लगातार मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में कोई झूठ नहीं था, वह सचमुच मानती थी कि मैं इन सब का हकदार हूँ। ये सोचते ही मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं सच में इन कपड़ों के लायक हूँ। मैंने हिचकते हुए कहा, लिली, क्या आप मेरे लिए शूज भी सेलेक्ट कर सकती हैं? वो हल्का सा मुस्कुराई, अपने पंजों पर उठी और मेरे गाल पर एक छोटा सा किस कर दिया। ये तुम्हारी मदद के बदले मेरा थैंक यू गिफ्ट है। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे इस तरह के काम करवा सके। मैं हैरान होकर अपना गाल छिपाने लगा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। धीरे धीरे सारी तैयारी पूरी हो गई और रात हो गई, लेकिन लिली को कोई जल्दी नहीं थी। उसने बाइनिंग से कहकर एक हेयर स्टाइलिस्ट भी बुला लिया ताकि मेरे बाल भी अच्छे से सेट किए जा सकें। कुछ देर बाद बाइनिंग ने आकर कहा, लिली, सब तैयार है। लिली ने कंप्यूटर से नजर उठाई और जैसे ही उसने मुझे पूरी तरह तैयार देखा, उसकी आंखों में हैरानी और खुशी की चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, एम एक्टर अच्छन, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। पता नहीं क्यों जब भी लिली मेरी तारीफ करती थी मुझे उसकी हर बात सच लगने लगती थी। बचपन में जब भी हुआ चिंकीत का बर्थडे होता था, घर पर स्टाइलिस्ट आकर उसके बाल सेट करता था और वो महंगे कस्टमाइज्ड सूट पहनता था। मैं बस दूर खड़ा होकर यह सब देखा करता था और मन ही मन वैसा बनने की इच्छा करता था। एम अच्छन, चलो, लिली ने आवाज दी। उसने मेरे लिए जो सूट और शूज चुने थे वे बेहद क्लासिक थे और मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। फिर भी मैं बार बार खुद को समझा रहा था कि मुझे ज्यादा ऊंचे सपने नहीं देखने चाहिए, वरना लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। शायद इसी वजह से मैं उसकी अगली बात ठीक से सुन नहीं पाया। उसने सिर्फ इतना कहा, वहां जाकर मान क्यू के ज्यादा करीब मत जाना। जैसे ही हमने वीआईपी रूम का दरवाजा खोला, अंदर शैंपेन की बोतल खोली जा रही थी। अगले ही पल झाग उड़कर सीधे लिली के कपड़ों पर गिरा और वो पूरी तरह भीग गई। लिली, तुम आ गई, किसी ने कहा। लिली ने मुझे हल्का सा सहारा दिया और मैं साइड वाले सोफे पर बैठ गया। उसने नाराज होकर कहा, इस कम कैपेसिटी वाली लड़की को इतनी शराब किसने पिला दी? इसे इस हालत में पहुंचाना भी अपने आप में एक टैलेंट है। कमरे में मौजूद सभी लोग लिली के भीगे हुए कपड़ों को देख रहे थे, लेकिन किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। मैं कुछ पल तक सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर बिना देर किए मैंने अपना कोट उतारा, आगे बढ़कर उसके कंधों पर डाल दिया और चुपचाप वापस एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। कमरे के कोने में बैठी एक औरत जोर से हंस पड़ी। क्या ये लिली का नया पालतू है? लिली ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक बार मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने कुछ सुना ही न हो और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। तभी मान क्यू बोली, तुम अब हद पार कर रही हो। वो मुझे अपने पास बिठाना चाहती थी, लेकिन मैंने धीरे से उसका हाथ रोक लिया। लिली को इस तरह इग्नोर किए जाने पर भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसकी नजरें मुझ पर टिक गईं और इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही जांच परख थी। तभी किसी ने ताना मारा, को फैमिली की बड़ी बेटी को इस टाइप का लड़का पसंद है? लिली ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा अब गंभीर हो चुका था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सोफे के बिल्कुल बीच में बैठा दिया। फिर मेरे लिए शराब की जगह फ्रेश जूस मंगवाया। ये फ्रेश जूस है, तुम एक मर्द होकर भी शराब पीना नहीं जानते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझसे इस तरह बात करेगी। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया और धीरे से बोला, हेलो, मुझे शराब पीना नहीं आता। मान क्यू ने मेरा चेहरा गौर से देखा, फिर लिली की तरफ अजीब सा मुंह बनाकर बोली, इतना हैंडसम लड़का तुम्हारे हाथ लग गया? ये तो सरासर बर्बादी है। मैं घबराकर सफाई देना चाहता था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अब मुझ पर ही था। वो हंसते हुए बोली, मैं और लिली एक ही उम्र के हैं। बचपन से हम दोनों हर चीज में एक दूसरे के राइवल रहे हैं। स्कूल में टॉप करना हो, स्पोर्ट्स में गोल्ड जीतना हो, स्कॉलरशिप लेनी हो या बिजनेस प्रोजेक्ट, हमने कभी एक दूसरे के सामने हार नहीं मानी। लेकिन आज इस सीधे सादे और मासूम लड़के को देखकर पहली बार मेरा मन कर रहा है कि इसे लिली से छीन लूं। मान क्यू ने लिली की तरफ देखकर कहा, इतनी मुश्किल से तुम किसी को अपने साथ बाहर लाई हो, इसका इंट्रोडक्शन नहीं कराओगी? लिली ने ठंडी सांस ली, मेरा हाथ मजबूती से थामा और बिल्कुल सहज होकर बोली, ठीक है, ये मेरा मंगेतर है। उसके इतना कहते ही पूरा कमरा सन्न रह गया। हर तरफ हैरानी की आवाजें गूंजने लगीं। किसी के हाथ से चश्मा गिर गया, कोई अपनी जगह से उछल पड़ा, कोई सीने पर हाथ रखकर खुद को संभालने लगा। यहाँ तक कि नशे में बैठी इनर भी भौहें सिकोड़कर हमें देखने लगी। मान क्यू को पहले से कुछ अंदाजा था, लेकिन फिर भी उसके मुंह से बिना सोचे निकल गया, तुम जैसी लड़की का भी कोई मंगेतर हो सकता है? कहीं इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती
जबरदस्ती तो नहीं की? बताओ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। अगले ही पल लिली गुस्से में मुझे अपनी तरफ खींच लाई। वो मेरे कान के पास आकर धीरे से बोली, कार में मैंने तुम्हें क्या समझाया था, सब भूल गए क्या? मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न था। भूलने की बात नहीं थी, सच तो ये था कि मैंने उसकी बात ठीक से सुनी ही नहीं थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई है। मैं घबरा कर बोला, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ, और तुरंत वहाँ से निकल गया। मेरी पीठ की तरफ देखते हुए लिली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये देखकर मान क्यू चिढ़ गई और ताना मारते हुए बोली, ये दिखावा कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है, खुद को और शर्मिंदा मत करो। बचपन के दोस्तों के सामने शायद पहली बार लिली सच में गुस्से में थी, लेकिन मान क्यू फिर भी नहीं रुकी। उसने होंठ सिकोड़कर कहा, शर्मिंदगी? मैं तो बस देखना चाहती हूँ कि तुम खुद को साबित भी कर पाती हो या नहीं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे जाते ही लिली मुझे बचाने के लिए मान क्यू से लगभग भिड़ गई थी। उधर मैं वॉशरूम में पहुंचा। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था, सिर चकरा रहा था और मेरी मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी। मुझे लग रहा था कि ये सब शायद उस दिन से शुरू हुआ था जब लिली पहली बार मेरे करीब आई थी, या शायद हमारी पहली रात के बाद से। तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अब इस बात को छिपाने का क्या फायदा, यहाँ कोई बाहर वाला नहीं है। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता था, लेकिन ये आवाज मैं पहचान गया। ये हुआ चिंकीत था। वो कह रहा था, कल तुम्हारी सगाई होने वाली है ना? दूसरी आवाज आई, हाँ, इसलिए सगाई से पहले अपनी बैचलर लाइफ का आखिरी दिन पूरी तरह एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं चौंक गया। हुआ चिंकीत तो आंटी इन हयान की बेटी को पसंद करता था, फिर वो यहाँ क्या कर रहा था? क्या मुझे कोई गलत फहमी हुई थी? मैंने सांस रोक ली, मुट्ठियां भींची और धीरे धीरे वॉशरूम के केबिन की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने मुंह पर हाथ रखने की कोशिश की, फिर भी मेरे मुंह से हैरानी भरी चीख निकल गई। वहाँ कौन है? आवाज गूंजी। मैं मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन तभी केबिन का दरवाजा जोर से खुल गया। हुआ चिंकीत तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाकर पूछा। तभी किसी ने पूछा, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? हुआ चिंकीत ने तिरस्कार से कहा, ये बस एक मामूली और बेकार सा लड़का है मिस यू, आप चिंता मत कीजिए। आज रात की बात ये किसी से कहने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर उसने मुझे घूरते हुए कहा, लेकिन ये लड़का दिखने में काफी अच्छा है। चुमोंग दी को असल में मुझे पसंद करना चाहिए था, लेकिन इसे देखते ही वो इसकी तरफ आकर्षित हो गई। हमेशा ऐसा ही होता है। ये वही लड़का है जिसे मैंने हमेशा दबा कर रखा, और आज यही बार बार मेरे सारे प्लान खराब कर रहा है। इसके बाद उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मिस यू, आप इन दिनों कुछ नया ट्राई करना चाहती थी ना? क्या इत्तेफाक है, क्यों ना आज इसी को आजमाया जाए? मुझे उनकी बातें पूरी तरह समझ नहीं आ रही थीं, लेकिन जू मोंग दी की नजरों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने खुद से कहा कि मुझे हिम्मत रखनी होगी। बस इस कॉरिडोर के कोने से बाहर निकलते ही वो वीआईपी रूम है जहां लिली मौजूद है। अगर मैं उसके पास पहुंच गया तो मैं सेफ हो जाऊंगा। चुमोंग दी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने साइड हटकर खुद को बचाया। चुमोंग दी गुस्से में चिल्लाई, चकीत, आगे बढ़ो और इसे पकड़ो। मैं एक कदम पीछे हटा। मैंने तुरंत थानसंग के सिखाए हुए मूव्स को याद किया और उसका पैर फंसाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। ये पहली बार था जब मैंने किसी के जुल्म के खिलाफ खुद कदम उठाया था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, मेरे बदन का खून खौल रहा था। मैं पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागा। मेरी सांसें फूल रही थीं और गले में एक अजीब सी कड़वाहट थी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, कम ऑन, थोड़ा और बर्दाश्त करो, बस एक बार लिली के पास पहुंच जाऊं। बहुत अच्छे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ जाओगे। उस पल मुझे लगा कि मैं इस मुसीबत से नहीं बच पाऊंगा। मेरे दिमाग में पुरानी यादें बिजली की तरह कौंध गईं, लेकिन आखिरकार वो यादें आकर लिली के चेहरे पर रुक गईं। वो औरत जिसने मेरे लिए कपड़े चुने थे। मेरा दिल किया कि वो एक बार फिर अपने हाथों से मेरे लिए कपड़े सेलेक्ट करे। मैंने खुद से एक ऐसी विश की जो मुझे खुद बचकानी लग रही थी। तभी अचानक मेरे सामने अंधेरा छा गया, लेकिन जैसा दर्द मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। मेरा सिर सीधे मान क्यू के हाथ से टकराया। उसने हुआ चिंकीद और चुमोंग दी की तरफ देखा, और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें कॉलर पकड़कर बाहर खींच ले गए। क्लब की लाइटें बहुत तेज थीं। मैंने सिर उठाकर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मान क्यू की तरफ देखा। क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ? हाँ। मान क्यू की मुस्कान और ज्यादा शरारती हो गई। मैंने सुना है कि तुम आजकल लिली के घर पर रह रहे हो। मेरा नेचर बहुत अच्छा है और मैं दूसरों का ख्याल रखना भी जानती हूँ, दिखने में भी सुंदर हूँ। तो फिर क्या विचार है? मेरे साथ चलो। मेरा सिर फिर से घूमने लगा। मैंने अपने हाथों से सिर को दबाया ताकि खुद को होश में रख सकूं। मेरी आवाज बहुत कमजोर थी। लिली बहुत अच्छी है, ये कहते ही मुझे पछतावा हुआ। इस बात में कोई दम नहीं था। मेरा ये बेवकूफ मुंह एक अच्छी तारीफ करना भी नहीं जानता था। वो मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मुझे परेशान नहीं करती थी। उसने उन लोगों को सजा दी जिन्होंने मुझे सताया था। वो बहुत दयालु है। उसने कभी मुझ में कोई कमी नहीं निकाली, बल्कि मेरे लिए बहुत प्यार से कपड़े भी चुने। मेरी यह बात सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाता। और तभी वहाँ लिली भी आ चुकी थी, जो मुझे ढूंढ रही थी। उसने मान क्यू को मेरे साथ ये हरकत करते हुए देख लिया था और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जोर से चिल्लाई, उसे छोड़ो। वाह, ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक इसका दिल पूरी तरह से नहीं जीता है। देखो, ये तो किसी को मारने के लिए हाथ भी उठा सकता है। जरा देखो, लिली ने तो बिल्कुल भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। मैं हमेशा खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था। मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैंने मान क्यू की बातों पर ध्यान नहीं दिया। बस मेरे कानों में लिली की वो प्यारी आवाज गूंज रही थी, बुद्धू। जब हम घर पहुंचे तो मैं थकान की वजह से सो गया था। उसने नौकरों से कहकर मुझे कमरे में भिजवा दिया। जब वो किसी को मेरा मुंह साफ करने के लिए बुलाने वाली थी, तभी दरवाजे पर थानसंग की दस्तक हुई। बड़ी साहिबा, सब कुछ पता चल चुका है। पूरी कहानी सुनने के बाद लिली का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उसने अपने होंठ भींच लिए। उसने खामोशी से मुझे सोते हुए देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अचेन को इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने मुझसे एक शब्द नहीं कहा। उसकी ये खामोशी सच में दिल को दुखाने वाली थी। बड़ी साहिबा, क्या मुझे जाकर उन्हें एक बार वार्निंग देनी चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ बातों से वार्निंग देने का कोई फायदा नहीं होता, उसका कोई असर नहीं होगा। उन जानवरों को अपनी गलती का एहसास होना ही चाहिए। जब मेरी दोबारा आंख खुली तो दोपहर ढल चुकी थी। मैंने अपने भारी सिर को धीरे से सहलाया। आजकल मैं कुछ ज्यादा ही सो रहा था।
मुझे लगा जैसे मैं अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त खो रहा हूँ। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा तो देखा कि लिली घर पर नहीं थी। मैनेजर अंकल ट्रान हॉल में खड़े थे। मुझे देखते ही वह आगे बढ़े और बहुत सम्मान के साथ बोले, मिस्टर अचेन, बड़ी साहिबा किसी काम से बाहर गई हैं। जाने से पहले उन्होंने मुझे आपका खास ख्याल रखने का हुक्म दिया था, तो फिर मुझे अंकल ट्रान को थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी। हाँ, अब समझ आया कि बड़ी साहिबा आपको इतना पसंद क्यों करती हैं। अंकल ट्रान ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार दी है और इस दुनिया में ना जाने कितने लोगों को देखा है, लेकिन आप जैसा तहजीब वाला और संस्कारी लड़का आज के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। और आपकी ये सादगी और सीधापन बिल्कुल सच्चा है। क्या लिली मुझे सच में इतना पसंद करती है? मैंने तो आज तक बड़ी साहिबा को किसी के लिए इतना परेशान होते नहीं देखा। वो मुझे लेकर बैकयार्ड की तरफ बढ़े। वहाँ पेड़ के नीचे एक आरामदायक लेजी चेयर रखी हुई थी। जाइए, इस पर बैठ कर देखिए। मैंने बड़ी खुशी से पूछा, क्या मैं सच में इस पर बैठ सकता हूँ? बिल्कुल, ये कोना खुद बड़ी साहिबा ने अपने हाथों से खास तौर पर आपके लिए ही डिजाइन करवाया है। खास तौर पर मेरे लिए? लेकिन अगले ही पल मेरे अतीत की हीन भावना एक बार फिर मुझ पर हावी हो गई। मेरी आंखें फिर से उदास हो गईं और मैंने मन ही मन सोचा, मुझ जैसे मामूली इंसान को भला इतनी अहमियत कैसे मिल सकती है? यकीनन अंकल ट्रान बस मेरा दिल की बातें कह रहे हैं। मैंने मन ही मन यही सोचा। अंकल ट्रान ने एक ही नजर में मेरे दिल की बात पढ़ ली। वह मुझे दिलासा देना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यह बात खुद बड़ी साहिबा लिली को ही मास्टर अच्छन को समझानी चाहिए, इसलिए उन्होंने बात का विषय बदल दिया। उन्होंने बताया कि बड़ी साहिबा बचपन में बहुत नटखट, स्मार्ट और एक्टिव थीं। उन्हें प्यारी चीजें बहुत पसंद थीं और घर के सारे पालतू जानवरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थीं। मैं उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था कि तभी बाहर गेट पर कार का हॉर्न बजा। अंकल ट्रान बोले, लगता है मेन हाउस से लोग आपको लेने आए हैं। वहाँ वे जो भी कहें आप अपने विवेक से फैसला करना। मैंने सिर हिलाकर कहा, जी ठीक है, थैंक यू अंकल ट्रान। मेरे धन्यवाद देने पर अंकल ट्रान के मन में हल्की घबराहट हुई और उन्होंने तुरंत लिली को खबर दी, बड़ी साहिबा एमाक्टर एचन को दादी जी के आदमी अपने साथ ले गए हैं। मैंने पहले ही सुन रखा था कि को फैमिली इस शहर का सबसे बड़ा और सबसे अमीर खानदान है। उनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यहाँ तक कि लिली, जिसे परिवार में ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, उसके पास भी इतना शानदार विला था। इसलिए मुझे लगा था कि उनका मेन हाउस उससे भी ज्यादा भव्य होगा, लेकिन सामने एक पुराना और पारंपरिक महल जैसा घर देखकर मैं हैरान रह गया। मिस्टर सो, हम पहुंच गए हैं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने पूछा, क्या मिस लिली भी यहाँ आ रही हैं? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप रास्ता दिखाने वाली औरत के पीछे पीछे अंदर चला गया। उसने दरवाजे पर पहुंचकर कहा, दादी जी वो आ गया है, और एक तरफ हट गई। पूरे आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए मन ही मन कहा, मैं यहाँ लिली के मंगेतर के रूप में आया हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिससे उसकी बदनामी हो। कुछ देर बाद अंदर से आवाज आई, अंदर आओ। हॉल के सबसे अंदर प्रेयर रूम था। दादी जी बीच में बैठकर मंत्रों का जाप कर रही थी। मैंने पास रखा, खाली आसन देखा और घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन वहाँ कालीन नहीं बल्कि खुरदरी और सख्त टाइलें थीं। घुटनों में तेज दर्द होने लगा। मैंने दांत भींच लिए और खुद को सीधा रखा। बचपन में मेरी अपनी दादी भी मुझे प्रेयर रूम में बैठाकर धार्मिक ग्रंथ लिखवाती थीं, इसलिए दर्द से ध्यान हटाने के लिए मैं मन ही मन वही मंत्र दोहराने लगा। उधर दादी जी भी प्रार्थना के साथ साथ मुझे लगातार तिरछी नजरों से देख रही थीं। इतनी खुरदरी जमीन पर अच्छे अच्छे नौकर भी ज्यादा देर नहीं टिकते थे, लेकिन मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। कुछ देर बाद उन्होंने मंत्र पढ़ना बंद किया और कहा, तुम काफी सहनशील हो। असल में हम यहाँ हुआ फैमिली के बड़े बेटे को लाना चाहते थे, लेकिन धोखा देकर तुम्हें भेज दिया गया। बताओ, हुआ फैमिली को क्या सजा मिलनी चाहिए? चाहे जो भी सजा हो, हुआ फैमिली के लिए वो पूरी तरह बर्बादी लेकर आएगी। ये सुनकर मेरे दिल में हल्की टीस उठी। मैंने हमेशा हुआ फैमिली को अपना माना, हर मोड़ पर समझौता किया और उनके जुल्म सहे, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ बेइज्जती, झूठे इल्जाम और धोखा मिला। लोग मुझे बदकिस्मत, डरपोक और कमजोर कहते थे, जिससे सब नफरत करते थे। लेकिन लिली अलग थी। उसने मुझे अपनापन दिया, मुझे अपने घर का हिस्सा बनाया और कहा कि वह विला ही मेरा घर है। ये याद आते ही मेरी आंखों में नरमी के साथ एक नई मजबूती भी आ गई। मैंने सीधे दादी जी की परखती नजरों का सामना किया। दादी जी हल्का मुस्कुराई और बोली, तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। खैर, अब खड़े हो सकते हो। मुझे समझ आ गया कि मैंने पहला टेस्ट पास कर लिया है। उन्हें लगा था कि शायद मुझे कोई मुलायम आसन मिल गया होगा, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया कि मैं दर्द सहते हुए भी शांत बैठा रहा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह लड़का समझदार है, इसके अंदर बर्दाश्त करने की ताकत है, इसका स्वभाव भी अच्छा है और थोड़ी ट्रेनिंग के बाद इसे बड़े काम पर लगाया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा, बच्चे तुम इतने जिद्दी क्यों हो? अगर दर्द हो रहा था तो बता देते। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो लिली मेरे घर में हंगामा खड़ा कर देती। मैंने अपनी उदासी छिपाते हुए शांत स्वर में कहा, ये मेरी ही गलती थी, मैंने ठीक से नहीं सोचा था। मेरा सीधापन देखकर उन्हें लगा कि मुझे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने फिर कहा, सच कहूं तो हुआ फैमिली के लड़के की जगह लिली से शादी करना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा है। उस लड़की का को फैमिली की प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है। लोग चाहे उसके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स की बातें करें, लेकिन असल में वे सब मामूली लोग हैं जो हमारे सामने टिक भी नहीं सकते। उसकी बड़ी बहन के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। मैंने बिना झिझक जवाब दिया, लिली मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती हैं। मेरी बात सुनकर दादी जी कुछ पल के लिए चुप रहीं। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं बिना किसी हिचकिचाहट के लिली का पक्ष लूंगा। उनकी नजरें मुझ पर टिक गईं, मानो वो मेरे जवाब के पीछे छिपी सच्चाई को परख रही हों। दादी जी बोली, क्यों ना हम दोनों एक डील कर लें? तुम मेरी साइड आ जाओ और मैं तुम्हें हुआ फैमिली से तुम्हारा हक और बदला दिलाऊंगी। इसके अलावा मेरी दूसरी बेटी के पास को फैमिली का बहुत सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी है। अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी और तुम्हें कभी किसी चीज की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। उनकी नजर में लिली को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा जरिया एमएफटी रचन था, इसलिए उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा ऑफर दिया है। मैंने शांत होकर कहा, दादी जी अब जब मैं मिस लिली का आदमी बन चुका हूँ तो मेरा दिल हमेशा को फैमिली के लिए ही धड़केगा, यानी आपके लिए भी। वो अच्छी तरह जानती थी कि लिली और उनके बीच 36 का आंकड़ा
खड़ा है। उन्हें लगा मैं अनजान बनने का नाटक कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सीधा सादा चेहरा उन्हें भी उलझन में डाल रहा था। वो गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक मैंने अपना सीना पकड़ लिया और मेरी सांसें फूलने लगीं। उन्होंने कहा, ये जरूर कोई नाटक कर रहा है। तभी बाहर से आवाज आई, बड़ी साहिबा आप अंदर नहीं जा सकती। अगले ही पल लिली दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसने मुझे जमीन पर गिरा देखा और फिर दादी जी की तरफ गुस्से और नफरत से देखा। आपने मिस्टर अच्छन को अकेले मैन हाउस क्यों बुलाया? मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ कि मैंने आपको उसका टेस्ट लेने की इजाजत दी? मुझे खुद पहले आकर उसे यहाँ से ले जाना चाहिए था। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। दादी जी बोली, बड़ी बड़ी बातें मत करो, मुझे भी देखना है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। वैसे लगता है ये लड़का तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई किसी को अपनी जान से भी ज्यादा बचाना चाहता है तो वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है और उसे काबू करना आसान हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इसके शरीर में कई दिनों से एक अजीब टॉक्सिक एनर्जी जमा हो रही थी जो आज अचानक बाहर निकली है। आप घबराइए मत, ये आज की समस्या नहीं है और इसका उस बूढ़ी औरत से कोई संबंध नहीं है। पिछले कई दिनों से लगातार नींद आना, थकावट और खोए खोए रहना इसी बीमारी के शुरुआती लक्षण थे। भले ही यह अटैक गंभीर लग रहा है, लेकिन इसकी जान को कोई खतरा नहीं है। इसके शरीर का स्ट्रक्चर बहुत खास है और इसका दिल बेहद मजबूत है, इसलिए इसका मुख्य सिस्टम सुरक्षित रहा। अब यह नेगेटिव प्रेशर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिलहाल खतरा टल चुका है। मैं मेडिकल बेड पर गहरी नींद में शांत लेटा था। लिली मेरे पास बैठकर धीरे से बोली, एमआर तुम बहुत बड़े बदमाश हो, तुमने चुपके से मेरा दिल चुरा लिया। तभी डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट लेकर कमरे में आया। लिली ने तुरंत पूछा, इसकी असली वजह क्या है? डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी मैं पूरी तरह पता नहीं लगा पाया हूँ। फिलहाल कुछ सपोर्टिव मेडिसिन दे रहा हूँ, लेकिन हमें लगातार इसकी निगरानी करनी होगी। लिली ने भौहें सिकोड़ ली। क्या तुम भी वजह नहीं पता लगा पाए? डॉक्टर बोला, ये मामला वाकई बहुत अजीब है। लिली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चाहे जो भी करना पड़े, इसकी बीमारी की जड़ तक पहुंचो। जरूरत पड़े तो अपने प्रोफेसर की मदद लो। मैं मिस्टर अच्छन की बॉडी में ऐसा कोई भी खतरा बाकी नहीं रहने दूंगी। मैं उसे खोने का रिस्क बिल्कुल नहीं उठा सकती। डॉक्टर उसे देखता रह गया और बोला, लिली क्या तुम सचमुच वही लड़की हो? कमरे में फिर खामोशी छा गई। लिली मेरे बेड के किनारे बैठ गई। उसकी नजरें मेरे सोते हुए चेहरे पर टिकी थीं। उसने धीरे से कहा, एमआर अच्छन तुम मेरे लिए मुसीबत हो या मेरे हर दर्द का इलाज। कुछ देर बाद वह उठी और बाहर जाकर बोली, पूरी तैयारी कर लो, अगले 10 दिनों के अंदर हमारा पूरा प्लान एक्टिवेट हो जाना चाहिए। किसी ने याद दिलाया, बड़ी साहिबा आपने तो कहा था कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। लिली ने बिना झिझक जवाब दिया, अब और इंतजार नहीं। पहले वाली लिली शायद पीछे हट जाती, लेकिन अब मेरे पीछे एक ऐसा इंसान है जिसे मुझे हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। जब मेरी आंख खुली तो मैंने छत की तरफ देखा। कुछ देर बाद एहसास हुआ कि मैं वापस लिली के विला में हूँ और अपने उसी गर्म आरामदायक बेड पर लेटा हूँ। मैंने करवट बदली तो देखा लिली मेरे पास ही गहरी नींद में सो रही थी। उसका चेहरा जो हमेशा गुस्से और तनाव से भरा रहता था, इस वक्त बिल्कुल शांत था। मैंने बहुत सावधानी से अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर बिखरे बालों की एक लट हटाई। तभी वह नींद में बड़बड़ाई, एमार्चन एचन। मैं घबराकर तुरंत पीछे हट गया। पूरे शरीर में दर्द दौड़ गया, लेकिन वह अभी भी गहरी नींद में थी। मैं खोया हुआ उसके खूबसूरत चेहरे को देखता रहा। उसके प्यार भरे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं जल्दी से उठा, वॉशरूम गया और चेहरे पर ठंडा पानी डाला। खुद से कहा, एमआर अच्छन होश में आओ। पहले मैं बहुत कमजोर था, छोटी छोटी बातों से डर जाता था और हमेशा गलतियां करता था। लेकिन जब से मैं लिली से मिला हूँ, मेरे दिल में एक ऐसी ख्वाहिश जागी है जो पहले कभी नहीं थी। वो इतनी चमकती हुई, इतनी परफेक्ट है। मैं उसके काबिल कैसे हो सकता हूँ? मैं इसी सोच में डूबा था कि मेरा पैर पास पड़े कपड़ों के ढेर से टकराते टकराते बचा। शायद रात को वापस आने के बाद वो बहुत थक गई थी और अपने कपड़े ऐसे ही जमीन पर छोड़ दिए थे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मिस लिली मेरी सोच से भी ज्यादा प्यारी है। मैं नीचे झुका और उसके कोट की जेब से गिरी हुई एक छोटी सी चीज उठाने लगा। तभी अचानक गहरी नींद में लिली हल्का सा हिली, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि कमरे में कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा है। लिली की आंख खुल गई। उसने नींद में डूबी नजरों से मेरी तरफ देखा। अपनी आदत के मुताबिक मैंने तुरंत दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिए। तुम पीछे क्या छिपा रहे हो? मैंने घबरा कर कहा। मैंने कुछ नहीं छिपाया। अगर कोई और होता जो मुझसे झूठ बोलता या बातें छिपाता तो शायद लिली उसे कभी माफ नहीं करती, लेकिन नाइफिन ने टेकन के सामने उसका दिल हमेशा पिघल जाता था। वह उठकर मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मैं उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और अपनी मुट्ठी कसकर बंद किए खड़ा था। मैं जितना उस चीज को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लिली उतनी ही जानने के लिए उत्सुक हो रही थी कि आखिर ऐसी क्या चीज है जिसके लिए मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। इसे बाहर निकालो, अगर तुम खुद नहीं दिखाओगे तो मुझे खुद लेना पड़ेगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुट्ठी खोली। उसमें एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स था। उसे देखते ही लिली का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये वही चीज थी जो पार्टी के दौरान मान क्यू ने चुपके से उसकी जेब में डाल दी थी। उस समय उसने बिना देखे उसे अपने कोट में रख लिया था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो गिरकर मेरे हाथ लग जाएगी। माहौल बेहद अजीब हो गया। मैंने मासूमियत से पूछा, क्या मैं इसे आपके लिए रख दूं? मेरे गंभीर चेहरे को देखकर लिली मुस्कुरा दी और तुरंत वो बॉक्स मेरे हाथ से ले लिया। उसने कहा, मुझे ऐसी चीजें अपने पास रखने की आदत नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग उलझ चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये जलन थी या कुछ और। अनजाने में मेरे मुंह से निकल गया। वैसे बाहर जाते वक्त ऐसी चीजें साथ रखने से इंसान थोड़ा सेफ महसूस करता है। लिली ने शरारत से पूछा, इस बात का क्या मतलब है? तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई है। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया और उसने अपने हाथ से मेरी आंखें ढक दी। एमआर अच्छन तुम अभी क्या कहना चाहते थे? मैंने कुछ पल चुप रहकर कहा, मिस लिली आई एम सॉरी, आजकल मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा और मैं बिना सोचे कुछ भी बोल देता हूँ। मेरी आवाज में साफ पछतावा था। लिली ने अपनी हथेली हटाई और धीरे से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कोई बात नहीं, अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए थोड़ा और सो जाओ। इतना ज्यादा सोओगे? अगर सोकर बुद्धू बन गए तो क्या होगा? फिर खुद ही मुस्कुरा दी। फिक्र मत करो, हम धीरे धीरे सब ठीक कर लेंगे। जब मैप्स्टर एचन के शरीर से ये नेगेटिव प्रेशर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तब मैं डॉक्टर से अच्छी टॉनिक और दवाइयां लिखवा दूंगी। उसने मुझे अपने पास बुलाया।
यहाँ आओ, मैं तुम्हारी चोट पर दवा लगा देती हूँ। तुम सच में बुद्धू हो, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? इतनी चोट लगने के बाद अब अगले कुछ दिनों तक घर से बाहर मत निकलना। उसका दवा लगाने का तरीका बेहद नाजुक और प्यार भरा था। मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। मैं धीरे से उठकर उसके कंधे का सहारा लेकर बैठ गया। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने धीमी आवाज में कहा, लिली थैंक यू। वह मुस्कुराई, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो और इस बात के हकदार हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूं। अब सो जाओ, कल हमें बहुत सारे काम निपटाने हैं। एक पल के लिए उसकी आंखों में ठंडी लेकिन दृढ़ चमक दिखाई दी। मैं वापस बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। जब लिली को पूरा यकीन हो गया कि मैं सो चुका हूँ तो वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गई। बाहर लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। बड़ी साहिबा, हम निकलने के लिए तैयार हैं। उधर मेरी नींद में फिर वही डरावना सपना लौट आया। एक छोटा सा कमजोर लड़का कमरे के कोने में दुबका कांप रहा था। वो मैं ही था। जब मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी, लोग मुझे सताते थे, मुझ पर जुल्म करते थे। उस औरत का चेहरा अब धुंधला पड़ चुका था, लेकिन उसके शरीर से आने वाली अजीब खुशबू आज भी मुझे अंदर तक डरा देती थी। तभी अचानक फोन की रिंगटोन से मेरी आंख खुल गई। मैं झटके से उठ बैठा, अपने सीने को पकड़कर जोर जोर से सांस लेने लगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, M8। अच्छन। मैं वहां से चुपके से भाग निकला हूँ। हाँ, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बताए गए पते के अनुसार गली में मौजूद एक बार की तरफ निकल पड़ा। ये एक लीगल और अच्छी साख वाला बार था, जिसके बाहर साफ लिखा था, नाबालिगों का प्रवेश वर्जित है। मैंने मन ही मन कहा, आई एम सॉरी, मैं अब बालिग हूँ। फिर मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा। ये वही कपड़े थे जो लिली ने मेरे लिए चुने थे। इतने क्लासिक कपड़े पहनकर बाहर आना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। अगर पहले पता होता कि हुआ कीत मुझे ऐसी जगह बुलाएगा तो मैं ये कपड़े कभी पहनकर नहीं आता। तभी दरवाजे पर खड़े तगड़े बॉडीगार्ड ने मुझे रोक लिया। तुम तो देखने में हाई स्कूल स्टूडेंट लगते हो, वापस जाओ। ये जगह तुम्हारे जैसे सीधे लड़के के लिए नहीं है। मजबूरी में मुझे अपना ID कार्ड दिखाना पड़ा। उसने कार्ड को कई बार उलट पुलट कर देखा और हैरान रह गया, क्योंकि मैं सच में बालिग था। उसने झेंपते हुए कार्ड लौटाया और कहा, ठीक है, अंदर जाओ, लेकिन अगर कोई तुम्हें जबरदस्ती शराब ऑफर करे तो हाथ मत लगाना, और अगर कोई परेशानी हो तो जोर से आवाज देना। मैं तुरंत तुम्हारी मदद के लिए अंदर आ जाऊंगा। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे दिल में उसके लिए हल्की सी कृतज्ञता जाग उठी। अंदर जाते ही मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत सभ्य और संस्कारी लगते हैं, लेकिन अंदर से बेहद घमंडी होते हैं। वहीं कुछ लोग बाहर से रफ और डरावने दिखाई देते हैं, मगर उनका दिल बिल्कुल साफ और नेक होता है। मैंने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। वह मेरी पीठ की तरफ चिंता भरी नजरों से देखता रहा। जैसे ही मैं बार के अंदर पहुंचा, मुझे कई अजीब नजरें अपनी तरफ उठती हुई महसूस हुई। तभी हुआ कीत एक कोने से हाथ हिलाकर मुझे बुलाने लगा। मैं तेज कदमों से उसके पास पहुंच गया। वो हंसते हुए बोला, एमार्टन, अच्छन, तुम हमेशा इतने शर्माए और सहमे हुए क्यों रहते हो? लेकिन आज तुम्हारी हालत पहले से काफी अच्छी लग रही है। लगता है तुम्हारा थोड़ा वजन भी बढ़ गया है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आजकल लिली मेरे साथ खाना खाती हैं और जबरदस्ती थोड़ा ज्यादा खिला देती हैं, लेकिन इतनी जल्दी कोई मोटा थोड़ी हो जाता है। हुआ कीत हंस पड़ा। वैसे मैं पहली बार किसी बार में आया हूँ। सच कहूँ तो बहुत पहले से यहाँ आने का मन था, लेकिन जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, घर वालों ने मुझे सीधे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। वहाँ के टीचर्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि रोज सुबह मुर्गों से पहले उठना पड़ता है, देर रात तक पढ़ाई करनी पड़ती है और दिन भर बस पढ़ते ही रहो। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे सच में तुमसे जलन होती है कि तुमने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया। इतना कहकर उसने धीरे से अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला। मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। इसमें मेरी पॉकेट मनी के सारे पैसे हैं। मम्मी ने कहा था कि अगर मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया तो ये पैसे मुझे मिलेंगे। अगले ही दिन उन्होंने मुझे भेज दिया और मैं तुम्हें ये कार्ड दे ही नहीं पाया। मैं उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। मैं अच्छी तरह जानता था कि एक आजाद और बिगड़े हुए अमीर लड़के का खुद को बोर्डिंग स्कूल के सख्त नियमों में ढालना आसान नहीं था। वो यह सब सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि वह मुझे अपना सगा भाई मानता था। मैंने कार्ड वापस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हुआ कीत, इसकी जरूरत नहीं है। लिली ने मेरी कॉलेज फीस भरने का वादा किया है, लेकिन तुम्हारे इस गिफ्ट के लिए सच में थैंक यू। वह मायूस होकर बोला, तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई? वैसे ये मिस लिली कौन है? तभी एक स्टाइलिश लड़की हमारे टेबल के पास आई। उसने मुस्कुराकर कहा, हेलो हैंडसम, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हुआ कीत ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आई एम सॉरी, यहाँ जगह नहीं है। आज रात मेरा किसी तरह की चैरिटी करने का मूड नहीं है। बेहतर होगा आप यहाँ से चली जाएं। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है? हमारे बार में आज एक स्पेशल ड्रिंक आई है, क्या आप दोनों इसे ट्राई करना चाहेंगे? मैंने तुरंत सिर हिलाया। आई एम सॉरी, हमें शराब पीना नहीं आता। वह बोली, ये शराब नहीं है, हमारे बार का स्पेशल फ्रेश जूस है, बस एक बार टेस्ट करके देखिए। मैंने फिर मना कर दिया, हमें इसकी जरूरत नहीं है, कृपया हमें अकेला छोड़ दीजिए। इस बार उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें इसकी जरूरत है या नहीं, इसका फैसला तुम खुद नहीं कर सकते। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने आसपास नजर दौड़ाई और सोचा कि क्या मैं हुआ कीत को लेकर यहाँ से भाग सकता हूँ। मैंने फिर सख्ती से कहा, हमने कहा ना कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? जैसे ही उसने जबरदस्ती ग्लास हमारी तरफ बढ़ाया, मैंने तुरंत हुआ कीत का हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। पास खड़े दो तगड़े बाउंसर तुरंत हमारी तरफ बढ़े और हमें चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक हंसते हुए बोला, इन दोनों का एटीट्यूड तो काफी तगड़ा है, इन्हें अंदर लेकर चलो। आसपास खड़े लोग भी धीरे धीरे हमारी तरफ देखने लगे। हुआ कीत स्वभाव से थोड़ा घमंडी था, लेकिन ऐसी असली गुंडागर्दी पहली बार देख रहा था, इसलिए वो भी घबरा गया। मेरा दिमाग भी पूरी तरह सुन्न हो चुका था। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और चिल्लाया, भागो। हम दोनों पूरी ताकत से दौड़ पड़े। पीछे से लोग चिल्ला रहे थे, तुम लोग बचकर नहीं भाग सकते। उनका पीछा लगातार जारी था। उस औरत को मैं नहीं जानता था, लेकिन उसके कारण जागा पुराना डर फिर लौट आया। 10 साल पुरानी भयानक यादें मेरे दिमाग में गूंजने लगीं और मैं पागलों की तरह सिर्फ वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन आखिरकार हमारा रास्ता रोक लिया गया। मेरा पहला ख्याल हुआ कीत को बचाने का था, मगर उसने खुद मेरे सामने ढाल बनकर खड़े होने की कोशिश की। वो सच में मेरा वफादार दोस्त था। अगले ही पल उन लोगों ने हम दोनों को दबोच लिया। मैं पूरी तरह लाचार हो गया। बचपन की वही डरावनी आवाज
आवाजें फिर मेरे कानों में गूंजने लगी। तुम किसी की रक्षा नहीं कर सकते, तुम सिर्फ दूसरों की हमदर्दी पर जीते हो, तुम्हारे जीने का क्या मतलब है। तभी अचानक एक कड़क आवाज गूंजी, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर कोई परेशानी हो तो मेरा नाम लेना। लुआ की वो आवाज उस वक्त मेरे लिए किसी भगवान की आवाज से कम नहीं थी। दूसरी तरफ एक बेसमेंट रूम में जब लिली को पता चला कि किसी औरत ने मिस्टर एचन पर बुरी नजर डालने की कोशिश की है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया, हमारे पास जितने भी सबूत हैं सब पुलिस के हवाले कर दो। उस औरत को कानून के मुताबिक सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तभी किसी ने घबरा कर कहा, बड़ी साहिबा, अंदर इतना बड़ा हंगामा कैसे हो गया। जवाब मिला, ये मैक एंड गॉक के लोग हैं। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। गॉक हमारे लोगों की उसके आदमियों के साथ लड़ाई कैसे हो सकती है। अचानक मैक एंड गॉक का क्रूर चेहरा याद आते ही वो कांप उठी। लिली प्लीज मुझे बचा लो, मैक एनिंग बहुत जालिम इंसान है, वह बिना किसी वजह के कुछ भी कर सकता है। इस लाइन के लोग उससे कोई पंगा नहीं लेना चाहते, इसलिए मैंने लिली से रिक्वेस्ट की कि वह मेरे साथ चले ताकि मुझे थोड़ी हिम्मत मिल सके। इसे डरपोक होना नहीं कहते, इसे कहते हैं सही वक्त पर सही पावर का इस्तेमाल करना। मैंने सुना है कि यह सब उन 2 लड़कों की वजह से हुआ है। लुआका ने खुद आगे बढ़कर मामला शांत कराया है। तुरवान की उम्र अब लगभग 50 साल होने वाली है। वह अभी तक इन चीजों से दूर क्यों नहीं रहते। उनका मुझ पर एक एहसान है, इसलिए मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती। ये लिफ्ट आज इतनी स्लो क्यों चल रही है। मैंने हुआकीत को सहारा दिया और हम बहुत सावधानी से दरवाजे की तरफ बढ़े। ये सब मेरी वजह से हुआ था, क्योंकि मुझे बचाने के चक्कर में हुआकीत का पैर मुड़ गया था और उसे मोच आ गई थी। तभी अचानक किसी ने मेरी कलाई मजबूती से पकड़ ली। मैं पूरी तरह जम गया। सिर घुमाकर देखा तो मेरे सामने लिली खड़ी थी। उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे साथ चलो। बाहर तेज बारिश हो रही थी जिसने मुझे पल भर में पूरी तरह भिगो दिया। लिली ने कार का दरवाजा खोला और गुस्से में बोली, जल्दी कार के अंदर बैठो। मेरा पूरा बदन भीगा हुआ था और मुझे डर था कि कहीं उसकी कार गंदी न हो जाए, इसलिए मैं सीट के एक कोने में सिमट कर बैठ गया। लिली ने बिना कुछ कहे कार का हीटर ऑन कर दिया। शीशे से बाहर मैंने देखा कि तुरवान हुआकीत को कार में बिठाकर शायद हॉस्पिटल ले जा रहे थे। मेरा मन था कि मैं भी उसके साथ जाऊं, लेकिन लिली ने ठंडे लहजे में ड्राइवर से कहा, चलो। घर पहुंचते ही उसने मेरे कीचड़ से सने कपड़े देखे, जबरदस्ती उतार कर एक तरफ फेंक दिए और बोली, ये बहुत गंदे हो चुके हैं। ये वही कपड़े थे जो उसने खुद मेरे लिए चुने थे। मुझे लगा शायद वह मुझसे नाराज हो गई है। मैं नहीं चाहता था कि मिस लिली मुझे अपने से दूर कर दें। उसने शांत आवाज में कहा, जाओ शॉवर ले लो। मैं चुपचाप वॉशरूम चला गया और तब तक पानी के नीचे खड़ा रहा जब तक पानी ठंडा नहीं हो गया। बाहर से उसकी आवाज आई, क्या अभी तक शॉवर खत्म नहीं हुआ? क्या तुम्हें बीमार पड़ना है? मैंने नौकरों का रखा नाइट सूट पहना और डरते डरते बाहर आया। उसने पूछा, तुम बार में क्यों गए थे? और क्या इस बुद्धू को अपने बाल सुखाना भी नहीं आता? मैंने घबराकर सारी बात बता दी कि पता मुझे हुआकी ने भेजा था। मुझे नहीं पता था कि वो बार है। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे सब अजीब लगा, लेकिन मैं हुआकी को अकेला छोड़कर वापस नहीं आ सकता था। लिली हल्का सा मुस्कुराई, हमारे एमाक्टर अच्छन को चाहने वाले भी काफी लोग हैं। पहले मान क्यों थी और अब ये हुआकी। फिर उसने अपनी हथेली मेरी तरफ बढ़ाई। मैं डरते डरते उसके पास गया तो उसने मुझे सीधे गले से लगा लिया। उसकी बाहों की गर्माहट से मेरा ठंडा शरीर पल भर में गर्म हो गया। फिर उसने हेयर ड्रायर निकाला और बोली, चुपचाप बैठो, हिलना मत। वो बड़े सब्र से मेरे बाल सुखाने लगी। मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें कौंधी। एक छोटा बच्चा तेज बारिश में भाग रहा था। उसके सिर में असहनीय दर्द उठा। मैंने घबरा कर पूछा, मिस लिली क्या हुआ आपको? उसने धीरे से कहा, शोर मत करो। फिर अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। मेरे शरीर से मिलने वाली उस अजीब सी सुकून भरी फीलिंग से उसका सिरदर्द धीरे धीरे कम होने लगा। वो हमेशा शांत रहती थी, लेकिन इस वक्त बहुत परेशान दिख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, MRHN सचमुच मेरी हर तकलीफ का सबसे अच्छा इलाज है। फिर बोली, सो जाओ। मेरे दिल में अभी भी बेचैनी थी, लेकिन मैं गहरी नींद में सो गया। लिली मुझे देखते हुए धीरे से बोली, MRHN, अच्छन, तुम आखिर अपने अतीत में किन चीजों से गुजरे हो? खैर, अब मुझे तुम्हारा पास्ट जानने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे सामने हार मान चुकी हूँ। कल हुआ फैमिली की सगाई की पार्टी है। मैंने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अब बस ड्रामा शुरू होने का इंतजार है। आधी रात हो चुकी थी। लिली ने ईमेल भेजा और जैसे ही पीछे मुड़ी उसने देखा कि मेरा चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था और मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। उसने तुरंत मेरा माथा छुआ और घबरा गई। इसे बहुत तेज बुखार है। ये सुनते ही मंच गया। तुरंत विला पहुंची। उसने कहा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि जब तक इसके शरीर से नेगेटिव प्रेशर पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता इसका खास ख्याल रखना होगा। लिली मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में दर्द और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। मंच गया ने मेडिकल टूल्स निकालकर मेरा चेकअप शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने मेरा ब्लड सैंपल लिया लिली की नजर उस ब्लड ट्यूब पर टिक गई। उसकी नजर देखकर मंच गया ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें इसमें कुछ अजीब लग रहा है? फिर उसने भी उस ब्लड ट्यूब को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उसे देखा। काफी देर तक देखने के बाद उसने कहा, अजीब? इसमें क्या अजीब है? लिली ने पूरे यकीन से कहा, इसका ब्लड बाकी नॉर्मल लोगों से बहुत अलग है। मंच गया ने ट्यूब को लाइट के सामने ध्यान से चेक किया। इसके ब्लड का फ्लो और स्ट्रक्चर सचमुच आम लोगों जैसा नहीं है। ये काफी हैरान करने वाली बात है। मैं इसका लैब टेस्ट करूंगी, लेकिन ये बात यहाँ से बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उन लोगों के बारे में कुछ पता चला जो चुपके से हमारे खिलाफ साजिश रच रहे थे? अभी तक नहीं। मेरे ज्यादातर आदमी अभी भी देश से बाहर हैं। उन्हें वापस बुलाने में थोड़ा वक्त लगेगा, वरना मैं उन गद्दारों को कब का बाहर खींच लाती। तो तुमने मुझे इस काम के लिए क्यों नहीं कहा? वहाँ के लोग हमेशा फ्री रहते हैं, खासकर मूक तुथियू। वो तो मेरे घर को तहस नहस करने पर तुली है। अच्छे दोस्तों का इस्तेमाल ऐसी मुश्किल सिचुएशन में ही किया जाता है, लेकिन तुम हमेशा मुझे ही इस काम के लिए क्यों आगे करती हो? खैर, ये दवाइयाँ मैं यहीं रख रही हूँ। कल एमाक्टर अच्छन को ये मेडिसिन दे देना। इसका फिजिकल स्ट्रक्चर काफी अलग है, इसलिए इसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। जरा रुको, अब क्या हुआ? मेरे सिर में फिर से दर्द हो रहा है। मुझे मानना पड़ेगा कि तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए ही बने हो। बीमार होने के लिए भी तुम दोनों ने एक ही वक्त चुना है। लिली ने उसे गुस्से से देखा। इस बार तुम्हें क्या याद आया? उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और याद करने की कोशिश की। एक छोटा सा लड़का फटे पुराने कपड़ों
पहाड़ों में तेज बारिश के बीच चल रहा था और उसके हाथ में कोई चीज थी। कुछ और याद आया? बस इतना ही। मुझे नहीं मालूम वो लड़का कौन था, वो जगह कौन सी थी या वहाँ क्या हुआ था। पिछली बार मैंने तुम्हारा चेकअप किया था, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है और तुम्हारी मेंटल कंडीशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपने पास्ट की कोई बात पूरी तरह भूल चुकी हो? तुम्हारा मतलब है कि वो मेरे अतीत की कोई घटना थी जिसे मैंने भुला दिया? नहीं, मैं ऐसा कुछ कभी नहीं भूल सकती। अगली सुबह अंकल ट्रान मेरे कमरे में आए। अच्छे, बड़ी साहिबा ने मुझे आपको बताने के लिए कहा है कि आज रात आपको एक डिनर पार्टी में शामिल होना है और उन्होंने खास तौर पर कहा है कि मैं आपको शॉपिंग के लिए लेकर जाऊं। अंकल ट्रान ने देखा कि मैं काफी सोच में डूबा हुआ था, तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया। साहिबा ने यह भी कहा है कि वो कल की बात को लेकर आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है, लेकिन अगर आप हमेशा ऐसे ही उदास और परेशान चेहरा बनाकर रखेंगे तो वह सच में नाराज हो जाएंगी। थैंक यू अंकल ट्रान। सच तो यह था कि मैं हुआ कीत और त्रियुलवान को लेकर काफी परेशान था। भले ही सुबह हुआ कीत ने मुझे मैसेज करके बता दिया था कि वो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। मेरा मन बार बार हॉस्पिटल जाकर उन दोनों को देखने का कर रहा था। कुछ देर बाद मैं शॉपिंग मॉल के गेट पर अकेला खड़ा था। मेरी सोशल एंजाइटी फिर से वापस आ गई थी। अनजानी जगह और आसपास की भीड़ देखकर मैं सोच रहा था कि क्या मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। तभी पीछे से आवाज आई, तुम अकेले यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हो? अपनी आदत के मुताबिक मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन अनजाने में मेरा पैर सामने वाले के पैर पर पड़ गया। मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं सीधे उसकी बाहों में जा गिरा। आसपास काफी भीड़ थी। मैं बहुत असहज हो गया और तुरंत खुद को अलग करके बार बार बोला, आई एम सॉरी। लिली ने हल्की नाराजगी से कहा, मास्टर अच्छन, हर बात पर यह सॉरी कहना बंद करो। मैं इसे सुनकर पूरी तरह पक चुकी हूँ। उसके होंठ भले मुझे डांट रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने मेरे सिंपल कपड़ों को देखा, फिर मेरा हाथ पकड़कर सीधे मॉल के अंदर खींच लिया। चलो, मैंने झिझकते हुए पूछा, मिस क्या आप सचमुच मुझसे नाराज नहीं हैं? लिली ने मेरे गाल को हल्के से खींचते हुए कहा, आचेन, जब तुम मेरे सामने आते हो तो तुम्हारा असली रूप कहाँ छिप जाता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग सच में बहुत तेज है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना आसान नहीं होता। मैंने मुस्कुराकर कहा, तारीफ के लिए थैंक यू। लिली मुझे मॉल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर ले गई। वहाँ काफी शांति थी। सच कहूँ तो मैं पहली बार इस तरह शॉपिंग करने आया था। पहले स्कूल के बाद मैं हमेशा हुआ फैमिली के घर में ही बंद रहता था, इसलिए यहाँ की हर चीज मुझे नई और दिलचस्प लग रही थी। मेरी नजर एक खूबसूरत ईयररिंग पर पड़ी। लिली ने तुरंत नोटिस कर लिया। क्या तुम्हें ये पसंद है? फिर खुद ही मुस्कुराकर बोली, लेकिन तुम्हारे कानों में तो छेद ही नहीं है। मैंने झट से नजरें हटा ली। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। लिली ने स्टाफ से कहा, मैंने जो वॉच बुक की थी उसे लेकर आओ। स्टाफ एक मखमली बॉक्स लेकर आया। उसके अंदर पुरुषों की एक बेहद क्लासिक और शानदार घड़ी रखी थी। लिली ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या ये पसंद आई? हमारी पहली मुलाकात के अगले ही दिन मैंने इसे खास तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था। मैं इसे तुम्हें वेलकम गिफ्ट के रूप में देना चाहती हूँ। मैंने तुरंत मना किया, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। लिली हल्के से मुस्कुराई, तुमने ये नहीं कहा कि तुम्हें ये पसंद नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हें ये बहुत पसंद आई है। मैंने कहा, ये वॉच आपने खास तौर पर मेरे लिए डिजाइन करवाई है, ये बहुत महंगी है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? लिली हल्का मुस्कुराई, आचेन, लगता है तुम्हें अभी तक मेरी दौलत और प्रॉपर्टी का अंदाजा नहीं है। तभी मुझे को फैमिली की दादी की बात याद आई, पैसों का इस्तेमाल हमेशा सही जगह पर होना चाहिए। लिली ने बिना मेरी बात सुने स्टाफ से कहा, इसे पैक कर दो, फिक्र मत करो, ये बस एक नॉर्मल शॉपिंग है। मेरी झिझक दूर करने के लिए वो मुझे पूरे मॉल में घुमाने लगी। इस बार उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मेरी नजर जिस भी चीज पर एक पल के लिए रुकती, वो बस इतना कहती, इसे भी पैक कर दो। मैं देख रहा था कि वह बिना पलक झपकाए लगातार अपना कार्ड स्वाइप कर रही थी। शर्म के मारे मैंने सिर झुका लिया और आगे किसी चीज की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। तभी हम प्रीमियम सूट सेक्शन में पहुंचे। लिली की नजर एक बेहद खूबसूरत पार्टी ड्रेस पर पड़ी। स्टाफ बोली, आई एम सॉरी मिस, ये ड्रेस पहले ही किसी और के नाम बुक हो चुकी है। किसके लिए? हुआ फैमिली के हुआ चिनकियत के लिए। आज रात उनकी सगाई की पार्टी में वही ये ड्रेस पहनने वाले हैं। ये सुनते ही लिली के चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कान आ गई और उसने तुरंत किसी को फोन मिला दिया। दूसरी तरफ हुआ चिनकियत गुस्से में चिल्ला रहा था, क्या मतलब स्टॉक खत्म हो गया? ये यान्शी ने उसे शांत करते हुए कहा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वैसे भी आज हमारी सगाई है। चिनकियत झुंझलाकर बोला, क्या फायदा ऐसी सगाई का जब मेरी पसंद की ड्रेस ही नहीं मिलेगी? सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और अब कह रहे हैं कि स्टॉक खत्म हो गया। यान्शी बोली, इतने बड़े ब्रांड से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। खैर छोड़ो, तुमने और भी सूट ट्राई किए थे, मैं उन्हें मंगवा देती हूँ। फिर उसने पूछा, वैसे बाइंडिंग आजकल दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है? चिनकियत ने शक भरी नजरों से कहा, क्यों, क्या तुम्हें उसकी फिक्र है? कहीं तुम्हारे दिल में अभी भी कोई और तो नहीं? यान्शी तुरंत मुस्कुराई, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, हुआ चिनकियत से शादी करके ही मैं हुआ फैमिली की प्रॉपर्टी तक पहुंच सकती हूँ। शादी के बाद आगे का प्लान धीरे धीरे पूरा करूंगी। रात होते ही हुआ फैमिली की सगाई की पार्टी शुरू हो गई। हुआ चिनकियत बचपन से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा था, इसलिए मीडिया और सोशल मीडिया की सारी नजरें उसी पर थीं। पार्टी हॉल के बाहर रिपोर्टर्स की भारी भीड़ जमा थी। मुझे लगा था कि लिली ने जो सूट चिनकियत का कैंसिल करवाया था वो मेरे लिए लिया होगा, लेकिन पूरे दिन की शॉपिंग में से उसने मुझे कुछ भी नहीं पहनाया। इसके बजाय उसने अपने पर्सनल वार्डरोब से मेरे लिए एक बेहद शानदार और कीमती सूट निकाला। उसे पहनकर मुझे लग रहा था कि मेरे जैसा साधारण लड़का इतने महंगे कपड़ों के लायक नहीं है। लिली ने मेरी तरफ देखा और कहा, आचेन, अपना सिर ऊपर उठाओ और सीना तान कर चलो। मेरा आदमी डरा सहमा और कमजोर नहीं दिख सकता। जैसे ही हम दोनों ने हॉल में एंट्री की, पूरे हॉल की नजरें हम पर टिक गईं। ये लड़का कौन है? कितना हैंडसम है? इसके साथ तो को फैमिली की 7वीं मिस लिली है। क्या ये कोई नया स्टार है? नहीं, शायद लिली इसे विदेश से अपने साथ लाई है। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई, यहाँ तक कि लाइव स्ट्रीम देखने वाले दर्शकों का ध्यान भी हुआ चिनकियत से हटकर हमारी तरफ आ गया। हुआ फैमिली ने इस पार्टी के लिए इतनी तैयारी की थी, लेकिन सारी लाइमलाइट हम ले गए। साफ था कि लिली आज यहाँ कोई बड़ा धमाका करने आई थी। मैंने मन ही मन हुआ फैमिली की किस्मत पर तरस खाया। मैंने धीरे से कहा, मिस, क्या हम उस कोने में चल सकते हैं? इतने सारे लोगों का लगातार मुझे देखना अच्छा नहीं लग रहा। मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। तभी एक लड़की हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। आचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे
हो। फिर उसकी नजर लिली पर पड़ी। तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? आचेन, इस घटिया लड़की से दूर रहो। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। मैंने घबरा कर कहा, दीदी पहले मेरा हाथ छोड़िए। लिली ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम हो कौन? उसके इस सवाल पर आसपास खड़े लोग हंस पड़े। वो लड़की शर्म और गुस्से से लाल हो गई। तभी कुछ लोग लिली के समर्थन में आगे आ गए। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। भले ही कुछ लोग लिली के बैकग्राउंड को कम आंकते थे, लेकिन उसके आसपास हमेशा शहर के सबसे बड़े और रईस खानदानों के वारिस खड़े रहते थे। आखिर लिली का असली रुतबा क्या था? मैंने घबरा कर कहा, मैं बस नहीं चाहता कि बात बढ़े। मेरी तरफ से इन सबसे सॉरी कह दीजिए। मन ही मन मैंने सोचा, अच्छा हुआ कि मैंने पहले इस लड़की पर ज्यादा दया नहीं दिखाई थी। मेरी उसके दिल में अच्छी इमेज थी, इसलिए मुझे यकीन था कि वो मेरा साथ देगा। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा, लेकिन मेरी आंखों का सीधापन अब गायब हो चुका था। मिस को, लिली मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती हैं। आपने सबके सामने उनका अपमान किया है। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। सुना, हमारा अच्छन गुस्सा हो गया है। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप अपने घर जाओ और अपनी हरकतों पर पछतावा करो। उधर लाइव चैट बॉक्स में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। मुझे 3 मिनट के अंदर इस लड़के की पूरी जानकारी चाहिए। कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? ये बड़ी साहिबा कितनी गॉर्जियस हैं। दोनों एक दूसरे को कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई बताएगा कि आखिर सगाई किसकी हो रही है? पूरी लाइव स्ट्रीम में बस हमारी ही चर्चा हो रही थी। असल में सगाई हुआ चिंकाइट की थी और वो बैकस्टेज अपने मैनेजर से फोन पर बात कर रहा था। उसने उत्साह में फोन खोला कि शायद वह ट्रेंड कर रहा होगा, लेकिन ट्रेंडिंग में हर जगह सिर्फ मेरी तारीफ हो रही थी। तभी किसी ने भागते हुए आकर कहा, भाई बाहर बहुत बड़ा सीन हो गया है। हुआ चिंकियाट गुस्से में हॉल में पहुंचा, लेकिन वहां उसकी मंगेतर लोगों से घिरी हुई थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? गार्ड्स कहाँ हैं? इतनी हिम्मत की हुआ फैमिली के घर में तमाशा करो। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उसी को गलत ठहरा रहे थे। वो हालात संभाल ही रहा था कि उसकी नजर लिली पर पड़ी। उसके साथ मुझे खड़ा देखकर उसे एहसास हुआ कि मैं वही लड़का हूँ जिससे वो पहले मिल चुका था। तभी किसी ने मुस्कुराकर कहा, हुआ साहब, आपकी सगाई के मौके पर हमारी तरफ से एक खास गिफ्ट। हुआ चिंकाइट चिल्लाया, इस लाइव स्ट्रीम को अभी बंद करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिली मुझे साथ लेकर शांति से वहां से निकल गई। कार में बैठने के बाद उसने मेरी खामोशी महसूस की। क्या सोच रहे हो? अगर मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी, और अगर अब भी मेरी तरफ नहीं देखा तो मैं तुम्हें सच में किस कर लूंगी। मैंने धीरे से कहा, मिस को थैंक यू। क्या मैं हमेशा आपके साथ इसी तरह रह सकता हूँ? ये कहते ही मुझे अपनी बात पर पछतावा हुआ। लिली हल्का मुस्कुराई, बुद्धू लड़के, अच्छन इधर देखो, सब तुम्हें कितना पसंद करते हैं। अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ। मैंने जवाब दिया, मुझे सिर्फ आपका साथ और आपकी मंजूरी चाहिए, मेरे लिए वही काफी है। तभी हुआ कीट का मैसेज आया, अच्छन तुम तो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गए हो, कब आ रहे हो? मैं यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ। लिली मेरे दिल की बात समझ गई और उसने ड्राइवर से सीधे हॉस्पिटल चलने को कहा। वार्ड में हुआ कीट बेड पर फोन चला रहा था। हमें देखते ही बोला, अच्छन तुम बिल्कुल वफादार दोस्त नहीं हो। लड़की मिलते ही दोस्त को भूल गए। लिली ने तुरंत कहा, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, ये मेरा होने वाला पति है। हुआ कीट हंस पड़ा, अच्छन की उम्र ही क्या है? वो तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? लिली मुस्कुराई, होने वाला पति। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, अच्छन तुम अपने दोस्त से बातें करो, तब तक मैं अंकल आंटी से मिलकर आती हूँ। बाहर हुआ कीट के माता पिता ने मुझसे सारी बात पूछी। मैंने सच बता दिया कि हुआ फैमिली ने मुझे बहला फुसलाकर इस शादी में फंसा दिया था। हुआ चिंकियट खुद शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे उसकी जगह बलि का बकरा बनाया गया। आंटी ने चिंता से कहा, लेकिन लिली तो को फैमिली की ऐसी बेटी है जिसे कोई पसंद नहीं करता और जिसे शायद कोई प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। अच्छन मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। मैंने बिना झिझक जवाब दिया, आंटी लिली मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती हैं। उन्होंने पूछा, क्या तुम उसे पसंद करते हो? मैंने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ मैं उन्हें पसंद करता हूँ और हमेशा उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। जब लिली और हुआ कीट के माता पिता वापस वार्ड में आए, उन्होंने हमें हंसते बातें करते देखा। चलते समय हुआ कीट की माँ ने लिली को रोककर कहा, अच्छन और हुआ कीट बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने अच्छन को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। इस बच्चे ने बहुत दुख झेले हैं। हमारी बस इतनी ख्वाहिश है कि आप हमेशा इसका ख्याल रखें। लिली ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं ऐसा ही करूंगी। तभी हुआ कीट की माँ ने गंभीर होकर कहा, बेहतर होगा कि आप अपनी बात निभाएं। अगर आपने कभी भी इसके साथ कुछ गलत किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। कुछ देर बाद हम कंपनी पहुंचे। लिली कार से उतरी, लेकिन जब मैं बाहर नहीं निकला तो उसने अंदर झांका। मैंने मासूमियत से अपनी तरफ इशारा करके पूछा, क्या मुझे भी नीचे उतरना है? वह हल्का मुस्कुराई, जल्दी करो, मीटिंग के लिए देर हो रही है। मैं तुरंत उसके पीछे पीछे कंपनी की बिल्डिंग में चला गया। उसी समय कंपनी के इंटरनल चैट ग्रुप में मैसेज फ्लैश होने लगे, अटेंशन प्लीज, बॉस कंपनी पहुंच चुकी हैं और उनके साथ उनके मंगेतर भी हैं। ओह गॉड, मुझे लगा था कि यह बस एक अफवाह है, लेकिन आज तो ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गया। बॉस के मंगेतर का लुक सच में गॉड लेवल है। हमारी बॉस की चॉइस वाकई लाजवाब है। मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। लिली बॉस, आखिरकार आप आ ही गई। डायरेक्टर चू ने लिली के बगल में मुझे देखा तो कुछ देर के लिए हैरान रह गया। लिली ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। डायरेक्टर चू, मीटिंग शुरू कीजिए। डायरेक्टर चू बोला, बॉस यहाँ कंपनी के बहुत सीक्रेट बिजनेस मैटर्स पर बात होने वाली है। किसी बाहरी इंसान को अंदर लाना सही नहीं है। लिली ने बिल्कुल शांत होकर कहा, मेरा होने वाला पति हमेशा मेरे साथ रहना पसंद करता है। डायरेक्टर चू ने फिर कहा, बॉस ये बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। लिली ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्यों? क्या तुम अब इस पोस्ट पर काम नहीं करना चाहते? अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो सब बाहर जा सकते हैं। मीटिंग खत्म। डायरेक्टर चू गुस्से में बोला, बॉस आपके इस बर्ताव का क्या मतलब है? लिली ने बिना भाव बदले कहा, गार्ड्स इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ और इनके डिपार्टमेंट से कह देना कि अगली बार किसी समझदार इंसान को मीटिंग में भेजें। मैंने धीरे से कहा, मिस को, मेरी कॉलेज की पढ़ाई अब शुरू होने वाली है। बहुत मुश्किल से मेरा एडमिशन हुआ है। लिली मुस्कुराई, अच्छेन खुद पर थोड़ा भरोसा रखो। कॉलेज का माहौल बिल्कुल नया होगा, पता नहीं तुम वहाँ एडजस्ट कर पाओगे या नहीं। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, मेरा सोचना थोड़ा अलग है। मेरे कॉलेज जाने के बाद पता नहीं आपके आसपास कितने लड़के लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। फिर मुझे अचानक याद आया, मिस को, अगर कॉलेज की फीस टाइम पर जमा नहीं हुई तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। लिली ने कहा, बुद्धू लड़के, जब तक तुम मुझे अपना कार्ड नंबर नहीं दोगे मैं तुम्हारी फीस
फीस कैसे भरूंगी। तभी मुझे याद आया कि हुआ फैमिली वालों ने मेरा एडमिशन लेटर, बैंक कार्ड और सारा सामान छीन लिया था। मैंने कहा, मिस को मेरा सारा सामान हुआ फैमिली के लोगों ने अपने पास छिपा रखा है। लिली तुरंत बोली, कोई बात नहीं, अभी चलते हैं और तुम्हारा एडमिशन लेटर वापस लेकर आते हैं। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं बस अपना काम निपटा कर आती हूँ। हुआ फैमिली के घर पहुंचते ही अंदर हंगामा मचा हुआ था। तुम्हें अंदाजा भी है कि बाहर लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तुमने हुआ फैमिली की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी है। तभी किसी ने आकर कहा, मालिक अच्छन वापस आ गया है। ये सुनते ही वो गुस्से से बोला, उसकी इतनी हिम्मत कि वो फिर यहाँ आ गया। लेकिन अगले ही पल नौकर बोला, मालिक उनके साथ को फैमिली की बड़ी मिस यानी लिली भी आई है। बाहर गाड़ियों और गार्ड्स की पूरी फौज खड़ी है। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। लिली मुझे साथ लेकर सीधे अंदर आई और बोली, अच्छन के कमरे का जितना भी सामान है सब पैक करो। और हाँ, अच्छन की माँ का वो लॉकेट कहाँ है जो वो उसके लिए छोड़ गई थी। सामने वाले ने घबरा कर कहा, वो कोई इतना कीमती लॉकेट नहीं था, मैंने कुछ दिन पहले ही उसे ऑक्शन में बेच दिया। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। जब मेरी माँ का देहांत हुआ था तब मैं बहुत छोटा था। मुझे लगा था कि उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या सच में माँ ने मेरे लिए कोई निशानी छोड़ी थी? उन्होंने तुरंत झूठ बोलने की कोशिश की। तुम्हारी माँ ने कोई लॉकेट नहीं छोड़ा था, वो तो तुम्हारी आंटी का था। लेकिन उनके चेहरे का डर साफ बता रहा था कि वे झूठ बोल रहे थे। घबरा कर वो आदमी मेरे पैरों में गिर गया। मालिक प्लीज मुझे बचाइए। अच्छन तुम तो मुझे अपना बड़ा भाई मानते थे, अपनी मिस से कहकर मुझे माफ करवा दो। सच तो ये था कि पहले मैं उन्हें अपना परिवार मानता था ताकि मुझे इस घर से बाहर न निकाला जाए। लेकिन इस बार मैंने ठंडे स्वर में कहा, मेरी माँ का सिर्फ एक ही बेटा था और वो मैं हूँ। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है और उस रात के बाद से मेरा कोई बाप भी नहीं रहा। आखिरकार उन्होंने सच कबूल कर लिया। वो लॉकेट सच में अच्छन की माँ का था। उनका बाकी सामान हमारे पुश्तैनी गांव वाले घर में रखा है। वहाँ एक बहुत खूबसूरत रत्नों से जड़ा बॉक्स भी था। उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ एच्छन के लिए है और इसे कभी मत खोलना। लेकिन पैसों की जरूरत की वजह से मैंने उसे भी बेच दिया। मेरी आंखें भर आईं। तो मॉम सच में मेरे लिए इतना सब छोड़कर गई थी। अगर वो आज जिंदा होती तो शायद मुझे भी हुआ चिंकाइट की तरह बहुत प्यार करती। लेकिन इन लोगों ने उनकी आखिरी निशानियां भी मुझसे छिपाकर बेच दी। तभी लिली की आवाज मेरे कानों में गूंजी, अच्छन चलो घर चलते हैं। मैंने धीरे से कहा, मिस को मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मॉम की वो सारी निशानियां ढूंढने में मेरी हेल्प करेंगी? लिली ने बिना झिझक कहा, बिल्कुल। अच्छन के लिए जो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। वापस विला पहुंचने पर अंकल ट्रान एक मुड़ा तोड़ा इन्विटेशन कार्ड लेकर आए। कार्ड देखते ही लिली को याद आया कि कल जब ये चैरिटी इन्विटेशन आया था तो वह वहां आने वाले एक खास शख्स से नहीं मिलना चाहती थी। इसलिए उसने गुस्से में वह कार्ड डस्टबिन में फेंक दिया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंकल ट्रान उसके लिए उसे कचरे से वापस निकाल लेंगे। शांत रहकर उसने कार्ड लिया और हल्का सा सिर हिलाया। तभी पास का दरवाजा खुला और मैं नए कपड़े पहनकर बाहर आया। लिली ने मेरी तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, चलो चलते हैं। पार्टी हॉल में कुछ लोग कह रहे थे, पता नहीं ये कौन लोग हैं जो ऐन वक्त पर आए हैं, शायद कोई छोटे मोटे स्टार्स होंगे। इतनी बड़ी पार्टी में बिल्कुल लास्ट मिनट पर आए हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमें देखा सब चौंक गए। अरे ये तो वही दोनों हैं जो पिछले कुछ दिनों से अपने लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इंटरनेट पर लोग इन्हें परफेक्ट कपल कह रहे हैं। एचन तुम यहीं बैठकर थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। मैं पहली बार ऐसी हाई क्लास पार्टी में आया था, इसलिए खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था और मन ही मन दुआ कर रहा था कि कोई मेरी तरफ ध्यान न दे। तभी किसी ने कहा, भाई देखो किसी ने आपके जैसी बिल्कुल सेम ड्रेस पहनी है। सामने वाला बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, ये लिमिटेड एडिशन सूट है, पूरे देश में इसका सिर्फ एक ही पीस है। वो ठंडी सांस लेकर सीधे मेरे सामने आ गया। अरे लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फेक सूट पहनकर यहाँ आने की, वो भी इतनी बड़ी पार्टी में? मैं एक पल के लिए घबरा गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वो बिल्कुल मेरे सामने आ चुका था। तुमसे ही बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? एचन बड़ी मुश्किल से तुम्हें एक बार अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिला है ना। तुम्हारे जैसे लड़के इस लेवल की पार्टी में कैसे आ सकते हैं? क्या अंकल तुम्हें अपने साथ लाए हैं? मैं ली हाउवे को अच्छी तरह जानता था। वह हुआ चिनकियत का सबसे करीबी दोस्त, बल्कि उसका चमचा था। पास्ट में हुआ चिनकियत ने मुझे जितनी तकलीफें दी थी उनमें से ज्यादातर इसी ने दी थी। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वह बोला, मैं भी सोचूं इतना घटिया टेस्ट किसका हो सकता है तो वो तुम हो। तुम्हारी माँ एक छोटे से गांव की गंवार औरत थी, इसलिए तुम्हारे जैसा बदतमीज बेटा पैदा होना लाजमी है। वैसे भी तुम्हारी माँ तो बहुत पहले मर चुकी थी, संस्कार कहाँ से आते? मैं जानता था उसकी जुबान बहुत गंदी है, लेकिन आज उसने मेरी माँ का अपमान किया था। मैंने गुस्से में कहा, सबके सामने किसी की माँ के बारे में ऐसी बकवास करना क्या अच्छे संस्कार हैं? क्या आपको किसी ने तमीज नहीं सिखाई? वो जोर से बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन जरा इधर देखिए, ये एचन है जो घर पर अपनी सौतेली माँ और अपने भाई को हमेशा परेशान करता था और आज ये इस पार्टी में फेक डिजाइनर सूट पहनकर आया है। मैंने तुरंत कहा, ये फेक नहीं है। लिली मेरे लिए कभी कोई नकली चीज नहीं चुन सकती। वो हंस पड़ा, अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो? पूरे देश में इस डिजाइन का सिर्फ एक ओरिजिनल पीस है, तुम्हारा सूट कहाँ से आया? तभी लिली आगे बढ़ी, अगर इसका सिर्फ एक ही पीस है तो फिर यकीनन आपका सूट ही फेक होगा। ली हाउ वह एक पल के लिए घबरा गया। मैं फेक सूट क्यों खरीदूंगा? लिली ने शांत आवाज में कहा, अच्छा तो क्या मैं अपने ही बनाए डिजाइन को नहीं पहचान सकती? सभी हैरान रह गए। क्या इस लिमिटेड एडिशन सूट का डिजाइन लिली ने खुद तैयार किया था? लिली मेरी तरफ मुड़ी, एचन पार्टी अभी लंबी चलेगी, पहले कुछ खा लो। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे दिल का गुस्सा लाचारी और आंसुओं में बदलने लगा। अब ली हाउ को एहसास हो चुका था कि वो कौन थी। तुम लिली हो? कुछ लोग फुसफुसाने लगे, क्या ये को फैमिली की वही 7वीं बेटी नहीं है जिसे कोई पसंद नहीं करता? दूसरे बोले, ऐसा मत कहो, आजकल इसके कॉन्टैक्ट्स काफी मजबूत हैं। कोई बोला, उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर दादी जी ने हाथ खींच लिया तो ये कहीं की नहीं रहेगी। ये सब सुनकर मेरी मुट्ठी कस गई, लेकिन लिली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था। उसने ली हाउ से कहा, तुमने अभी कहा था कि ये सूट फेक है और इसका डिजाइन मेरा नहीं है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? वो चुप हो गया, लेकिन फिर भी बोला, बहुत अच्छे, एक तो फेक कपड़े पहनकर आए हो और ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को इस सूट का डिजाइनर बताने की? तभी पार्टी के होस्ट दुआंग चिन नगवान आगे आए। मिस
लिली, आप आ गईं। मन ही मन मैंने सोचा, मैं तो बस अपना काम करके यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन आखिर सामना हो ही गया। लिली ने शांत स्वर में कहा, मिस्टर दुआंग, ये मेरे मंगेतर एचन है। दुआंग चिन नगवान के चेहरे की मुस्कान वहीं रुक गई। मंगेतर? क्या लिली तो हमेशा लड़कों से दूरी बनाकर नहीं रखती थी? ली हाउ वह फिर बोला, मिस लिली, लगता है आप किसी परेशानी में फंस गई हैं। वैसे ये लड़का कौन है? मैंने तो इसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया था। ये आपकी शानदार पार्टी में डुप्लीकेट सूट पहनकर आया है। मुझे तो शक है कि इसका इन्विटेशन कार्ड भी नकली है। दुआंग ने पूछा, अच्छा, तुम्हारी नजर में फेक कपड़े पहनने वाले के साथ क्या करना चाहिए? ली हाउ वह बोला, इसे तुरंत पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए और हमारे सर्कल की किसी भी पार्टी में इसके आने पर हमेशा के लिए बैन लगा देना चाहिए। दुआंग चिन नगवान ने सिर हिलाया। मैंने भी यही सोचा था। गार्ड्स, ली हाउ वह मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले ही पल दुआंग ने कहा, इस महाशय को नहीं, इसे बाहर निकालो। ली हाउ वह का चेहरा उड़ गया। वह घबराकर तुरंत दुआंग चिन नगवान से मदद मांगने लगा। शांत होकर दुआंग चिन नगवान ने उस सूट के असली डिजाइनर लिली की तरफ देखा। अब उसके सामने ली हाउ वह पूरी तरह बेबस था। तुम्हारी इतनी हिम्मत की फेक सूट पहनकर यहाँ आए और दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाया? ली हाउ वह पूरी तरह सन्न रह गया। ये कैसे हो सकता है? क्या इस सूट का डिजाइनर कोई इंटरनेशनल मास्टर नहीं था? लिली हल्का सा मुस्कुराई। मैं तो फैमिली की एक मामूली और गुमनाम 7वीं बेटी हूँ। तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं खुद को मास्टर कहलाने लायक नहीं मानती। ये तो बस मेरा एक छोटा सा शौक है। नहीं, ये नामुमकिन है। मैंने इस सूट के लिए 1 रुपए लाख से ज्यादा दिए हैं। ये फेक कैसे हो सकता है? ली हाउ वह चिल्लाया। आसपास खड़े लोग अब उस पर खुलकर हंसने लगे। कितना गंवार है, सिर्फ 1 रुपए लाख में कोई ओरिजिनल लिमिटेड एडिशन सूट मिलता है क्या? दूसरा बोला, खुद फेक पहनकर दूसरों पर इल्जाम लगा रहा था। कोई बोला, उस लड़के को देखो, ओरिजिनल सूट में कितना क्लासिक और हैंडसम लग रहा है। मैंने दुआंग चिन नगवान की तरफ देखा और थोड़ा घबरा गया। वो और लिली एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। मैंने मन ही मन सोचा, लिली जैसी परफेक्ट लड़की के आसपास हमेशा ऐसे ही रईस और कामयाब लोग रहते होंगे। क्या सोच रहे हो? भीड़ हटते ही लिली ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठा लिया। एचन, क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, या तुम्हें जलन हो रही है? ये सोचकर उसका मूड और भी अच्छा हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे वार्डरोब के सारे कपड़े मैंने खुद डिजाइन किए हैं। तुम्हारे सारे सूट मेरे ही बनाए हुए हैं। असल में दुआंग चिन नगवान इस पार्टी के जरिए लिली के करीब आना चाहता था, लेकिन जब उसने उसे ढूंढा तो उसने देखा कि बर्फ जैसी ठंडी रहने वाली लिली इस वक्त मेरे साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ अपनापन और नरमी थी। ये देखकर दुआंग चिन नगवान के दिल में जलन भर गई। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाकर कान में कुछ हिदायतें दी। पार्टी के अगले हिस्से में नीलामी शुरू हुई। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला आइटम हुआ फैमिली के छोटे साहब हुआ चिनकियत की तरफ से डोनेट किया गया एक बेहद कीमती जेड पेंडेंट है। इसकी शुरुआती कीमत 50 रुपए लाख है। 1 रुपए करोड़। दुआंग चिन नगवान ने बिना सोचे बोली लगा दी। पूरा हॉल हैरान रह गया। 1 रुपए करोड़, एक बार, 1 रुपए करोड़, 2 बार। तभी उसने घमंड से लिली की तरफ देखकर आंख मारी और बोला, 1 रुपए करोड़ और 1 रुपए। लेकिन लिली ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। 5 रुपए करोड़। लिली ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना बोर्ड उठा दिया। मेरी हथेलियों में पसीना आ गया। बाद में मुझे ये सारे पैसे लिली को लौटाने होंगे, लेकिन क्या मैं कभी इतना चुका पाऊंगा? दुआंग चिन नगवान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। नीलामी खत्म हुई तो लिली ने कहा, एचन, जाओ और वो लॉकेट ले आओ। दुआंग बोला, लिली, लगता है तुम्हारे पास आजकल बहुत फालतू वक्त है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। लिली ने शांत स्वर में जवाब दिया, अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी आपसे कुछ कहना है। तो चलो कहीं शांत जगह पर बात करते हैं। लिली ने ठंडी नजरों से कहा, मिस्टर दुआंग, अब मैं किसी की मंगेतर हूँ। अगर आपकी किसी हरकत की वजह से मेरे मंगेतर का मूड खराब हुआ तो मेरा बर्ताव आपके साथ पहले जैसा नहीं रहेगा। सालों पहले दुआंग चिन नगवान ने लिली को पाने के लिए न जाने कितनी चालें चली थी। परिवार ने उसे रोक दिया था, लेकिन वह आज भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, लिली, उस वक्त जो हुआ वह मेरी गलती थी। क्या तुम मुझे खुद को साबित करने का एक और मौका नहीं दे सकती? उसी वक्त लिली को अचानक अपने शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस हुई। उसे याद आया कि पार्टी शुरू होने से पहले उसने शैंपेन का एक गिलास पिया था। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह दुआंग चिन नगवान की कोई घिनौनी चाल है। उसने अपनी बेचैनी छिपाई और वहां से हटकर एक सुनसान कोने की तरफ चली गई। उधर मैं हॉल के बाहर लिली का इंतजार कर रहा था। काफी देर गुजर गई, लेकिन वो बाहर नहीं आई। क्या किसी ने उसे रोक लिया था? मैं उसे ढूंढने वापस जाने ही वाला था कि तभी लिली बहुत परेशान हालत में मेन गेट से बाहर आई। मैंने घबरा कर पूछा, आपको इतना वक्त क्यों लग गया? जब मैं लॉकेट लेने गया था तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चली गईं। आप दोनों कहाँ थे? मेरे अंदर गुस्सा नहीं, सिर्फ उदासी थी। मैंने धीरे से कहा। उन्होंने कहा कि लॉकेट यहाँ नहीं है, दूसरी जगह मिलेगा। फिर बोले कि मिल नहीं रहा और मुझे इंतजार करने को कहा। मैंने उसकी हालत देखी। लिली, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? उसने मुश्किल से कहा, एचन, मुझे घर ले चलो। मैंने बिना एक पल गंवाए उसे अपनी बाहों में उठा लिया और तेजी से पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गया। पार्किंग एरिया की तरफ मैं तेज कदमों से दौड़ा। विला के गेट पर कार रुकते ही मैं लिली को उठाकर सीधे लिविंग रूम में ले आया। अपने शरीर की बेचैनी और दवा के असर को कम करने के लिए वो तुरंत गर्म पानी से शॉवर लेने चली गई। अंकल ट्रान ने पूछा, मिस लिली को अचानक क्या हुआ? फिर उन्होंने मुस्कुराकर मेरे कान में धीरे से कुछ बातें कही। उनकी बात सुनते ही मुझे पूरी सिचुएशन समझ आ गई। मैं वापस बेडरूम के दरवाजे पर गया और धीरे से दस्तक दी। मिस लिली, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन के बाद लिली को एहसास हुआ कि अब मेरे अंदर का डर काफी कम होने लगा था और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। मैंने कहा, मिस लिली, मैं हॉस्पिटल जाकर दीदी और हुआ की मॉम से मिलना चाहता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अंकल ट्रान तुम्हें अपनी कार से छोड़ देंगे। मुझे बाद में कंपनी का जरूरी काम निपटाना है, लेकिन याद रखना शाम को टाइम से घर वापस आना। हॉस्पिटल पहुंचकर मैं अभी वार्ड के पास पहुंचा ही था कि अंदर से हंसी, खिलखिलाहट और शोर की आवाजें आने लगी। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, आखिरकार तुम हमसे मिलने आ ही गए। मैंने नमस्ते किया। उन्होंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मैंने बार वाली रात हमारी मदद करने के लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अब आओ और हमारे साथ कार्ड्स खेलो। पहले राउंड में मुझे सिर्फ खेल के नियम समझने पड़े, लेकिन उसके बाद मैं इतनी आसानी से जीतने लगा कि उन दोनों के होश उड़ गए। उनके हाथों में कौन से कार्ड हैं, ये मैं एक नजर
नजर में समझ जाता था। मुझे लगातार जीतते देखकर हुआ कि अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने कहा, अचन, कोडिंग तो तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है, लेकिन तुम ताश खेलने में भी इतने उस्ताद होगे, ये नहीं सोचा था। सच में तुम होने वाले कॉलेज टॉपर हो। वेस्ट यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का दिमाग ऐसा ही चलता है। लगता है तुम्हारे अंदर कोई ऑटोमेटिक एल्गोरिदम सिस्टम फिट है। मैंने उनके साथ काफी देर बातें की, लेकिन हंसी मजाक के बीच मेरे दिल में दबे दो पुराने दर्द फिर जाग उठे। मेरा यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर और फीस वाला बैंक कार्ड अब तक वापस नहीं मिला था, और मॉम का वो पुराना नक्काशीदार बॉक्स भी पता नहीं कहाँ और किस हाल में होगा। वही बॉक्स मेरी मॉम की आखिरी निशानी थी, जिन्हें मैं जिंदगी में कभी देख भी नहीं पाया। हुआ की और झाऊ लुहान से विदा लेकर मैं वार्ड से बाहर आया। अंकल ट्रान बाहर कार में मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं चुपचाप कार में बैठकर वापस विला पहुंचा। वहां मैंने देखा कि लिली सोफे पर शांत बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुझे देखते ही कहा, अच्छन, तुम वापस आ गए, यहाँ आकर मेरे पास बैठो। मैंने धीमी आवाज में कहा, मिस लिली, मेरा यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर, फीस का बैंक कार्ड और मॉम का वो बॉक्स अभी तक वापस नहीं मिला। मैं उन्हें हर हाल में वापस पाना चाहता हूँ। लिली ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थाम लिया। मुझे सब पता है, आगे से मुझसे कोई बात मत छिपाना। अकेले सारा बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा एडमिशन लेटर लेने के लिए मैंने अपनी टीम को हुआ फैमिली के घर भेज दिया है। कल सुबह वो तुम्हारे हाथ में होगा, और तुम्हारी मॉम के बॉक्स के लिए मेरे लोगों ने उस कलेक्टर से संपर्क कर लिया है। बहुत जल्द वो पूरी हिफाजत से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। मैंने कहा, मिस लिली, एक बार मेरा कॉलेज शुरू हो जाए तो मैं पूरी मेहनत से अपनी रिसर्च और प्रोजेक्ट्स पर काम करूंगा। आपने मेरे लिए जितने भी पैसे खर्च किए हैं, मैं एक एक रुपया आपको वापस लौटा दूंगा। वो हल्का सा मुस्कुराई। हम दोनों के बीच ऐसी पराई बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम वो इंसान हो जिसे मैंने अपने दिल में जगह दी है, इसलिए तुम्हारी हर ख्वाहिश अब मेरी जिम्मेदारी है। अंकल ट्रान बता रहे थे कि तुम्हारा लॉजिकल दिमाग कमाल का है। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आगे बढ़े तो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करोगे। मैंने अंकल ट्रान को अपने दिल का वह पुराना डर और घबराहट बताई थी जो मुझे अक्सर बेचैन कर देती थी। लिली ने कहा, फिक्र मत करो, डॉक्टर मान तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स चेक कर रही हैं। तभी लिली के फोन पर डॉक्टर मान का कॉल आया। लिली, मैंने और प्रोफेसर ने अछन की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स और केस स्टडी का पूरा एनालिसिस कर लिया है। आखिरकार हमें असली वजह मिल गई है। अछन का दिल बचपन से बिल्कुल मजबूत था, लेकिन हुआ फैमिली में सालों तक झेले गए जुल्म, समय पर खाना न मिलना और उसकी दादी द्वारा उसके मन में भरे गए सेल्फ डाउट की वजह से उसके दिल और दिमाग पर बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर बन गया। इसी कारण वह अक्सर कमजोरी महसूस करके बेहोश हो जाता था। ये कोई जन्मजात बीमारी नहीं, बल्कि सालों के मानसिक टॉर्चर का नतीजा है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अचानक होने वाली घबराहट, चक्कर आना और सांस रुकने जैसा एहसास इसलिए नहीं था कि मैं बचपन से कमजोर या बीमार था, बल्कि ये हुआ फैमिली के लोगों द्वारा सालों तक दिए गए मानसिक टॉर्चर का असर था। लिली ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला मैं करूंगी। अब तुम्हें कभी भी अकेले किसी भी दर्द या तकलीफ को सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर मैंने देखा कि उसने डॉक्टर मान से आगे की पूरी ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बात करनी शुरू कर दी। जैसे ही मैं अंदर आया, लिली ने बताया कि उसने मेरे लिए एक खास आयुर्वेदिक हर्बल टॉनिक तैयार करवाया है, जिससे मेरी सेहत धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाएगी। अब सब ठीक है। तभी तानसांग तेजी से कमरे में आया। बड़ी साहिबा को फैमिली की ओल्ड लेडी दादी के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। वो फैमिली के मेन बिजनेस और एसेट्स को धोखे से बाहर ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही थी और बाहरी दुश्मनों के साथ मिलकर पूरे खानदान को नुकसान पहुंचा रही थी। सबूत बिल्कुल पक्के हैं, लिली ने शांत आवाज में कहा। पहले मैंने उनके बुढ़ापे और रिश्ते का लिहाज करके उन्हें सुधरने का एक मौका दिया था, लेकिन उन्होंने मेरे एचन को परेशान करने की कोशिश की। अब उन पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। 3 दिन बाद को फैमिली की ग्रैंड शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाई गई। लिली ने सभी के सामने वे पक्के सबूत और फाइलें रख दी, जिनमें ओल्ड लेडी के सालों पुराने घोटालों और धोखेबाजी का पूरा रिकॉर्ड था। सभी शेयर होल्डर्स ने सच अपनी आंखों से देखा और सर्वसम्मति से वोटिंग करके उनके सारे अधिकार, शेयर, प्रॉपर्टी और दुकानें हमेशा के लिए छीन ली। जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ कंट्रोल बनाए रखने की साजिशें रची थीं, आखिर में वही पूरी तरह कंगाल हो गई। उसके पास न पैसा बचा, न रुतबा, और वो शहर के एक शांत इलाके के छोटे से घर में अकेली रहने चली गई। कुछ दिनों बाद तानसांग मेरा यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर और फीस वाला बैंक कार्ड लेकर आया। कांपते हाथों से मैंने उन्हें लिया। लिली मुस्कुराई। अछन, तुम्हारे कॉलेज के पहले दिन मैं खुद तुम्हें वेस्ट यूनिवर्सिटी छोड़ने जाऊंगी। मैंने तुम्हारे कॉलेज के पास ही एक शांत और आलीशान अपार्टमेंट भी तैयार करवा दिया है, ताकि तुम्हारी पढ़ाई और लैब रिसर्च में कोई रुकावट न आए। जब भी फ्री टाइम मिले, वहाँ बैठकर अपनी कोडिंग और प्रोग्रामिंग करना। कुछ ही दिनों में तानसांग एक और बड़ी खबर लेकर आया। हुआ चिनकियत का पुराना स्कैंडल पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। उसकी सालों की बनाई हुई स्टार इमेज एक ही रात में बिखर गई। उसके सारे ब्रांड, एंडोर्समेंट, फिल्में और कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए। इंटरनेट पर उसके खिलाफ नफरत की लहर दौड़ गई। इसी के साथ हुआ फैमिली द्वारा एचन की मां की निशानियां बेचने और सालों तक उस पर किए गए अत्याचारों के सबूत भी मीडिया के सामने आ गए। बिजनेस पार्टनर्स ने हुआ फैमिली से सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए, फंडिंग बंद हो गई और सिर्फ आधे महीने में उनका पूरा बिजनेस दिवालिया हो गया। उन्हें अपना आलीशान विला छोड़कर एक पुराने छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ा। जो नौकरानी हमेशा एचन को सताती थी, वह अब मामूली नौकरी की तलाश में भटक रही थी। जहां तक ली हाउ वे की बात थी, जिसने चैरिटी पार्टी में मेरा अपमान किया था और नकली सूट पहनकर घमंड दिखाया था, उसका झूठ सामने आते ही पूरे बिजनेस और फैशन सर्कल ने उसका बहिष्कार कर दिया। अब हर कोई उससे दूरी बनाने लगा। वहीं डोंगंग चिन नगवान, जिसने मेरे और लिल्ली के बीच दूरियां पैदा करने की साजिश रची थी, वह भी पूरी तरह नाकाम रहा और उसका नाम व रुतबा मिट्टी में मिल गया। मेरे दिल और दिमाग पर सालों से छाया डर का साया अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। कॉलेज शुरू होने से पहले के दिनों में लिल्ली हर पल मेरा ख्याल रखती थी। हर सुबह वो अपने हाथों से गर्म हर्बल टॉनिक लाती, मेरे सामने बैठकर देखती कि मैं उसे पूरा पी रहा हूँ या नहीं, और फिर मुंह का कड़वापन दूर करने के लिए मुझे मीठी कैंडी खिलाती। दोपहर में वह मेरा हाथ पकड़
पकड़कर अपने खूबसूरत गार्डन में टहलाने ले जाती, जिसे उसने खुद डिजाइन किया था। वह हमेशा कहती, अच्छन, तुम्हें जिंदगी में किसी के सामने झुकने या खुद को छोटा साबित करने की जरूरत नहीं है। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को कभी मत बदलना। धीरे धीरे उसने मेरे अंदर सालों से बैठी हीन भावना और डर को पूरी तरह खत्म कर दिया और मुझे एहसास कराया कि मैं अपनी काबिलियत और सफलता का हकदार हूँ। दिन में मैं स्टडी रूम में बैठकर कोडिंग करता और लिल्ली मेरे सामने बैठकर अपने नए डिजाइनर सूट्स के स्केच बनाती। काम करते करते जब हमारी नजरें मिलती तो बिना कुछ कहे ही हमारे दिलों में गहरी मोहब्बत का एहसास भर जाता। करीब 1 महीने बाद उस कलेक्टर ने वादे के मुताबिक मेरी मॉम का कीमती रत्नों से जड़ा हुआ बॉक्स हमारे विला में भेज दिया। जब मैंने उसे खोला तो अंदर मेरी मॉम की जवानी की एक खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर और एक छोटा सा नोट रखा था। सालों तक तुम्हारे साथ न रह पाने का मुझे बहुत अफसोस है मेरे प्यारे एचन। मेरी दुआ है कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों और कामयाबी से भरी रहे। वो नोट पढ़ते ही मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने तस्वीर को सीने से लगाकर कहा, मॉम, आपकी इस ख्वाहिश को मैं जरूर पूरा करूंगा। समय पर दवाइयां लेने और लिल्ली के प्यार और देखभाल की वजह से मेरे शरीर में सालों से जमी कमजोरी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। मेरा चेहरा, मेरी सेहत और मेरा आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो चुका था, ज्यादा मजबूत और चमकदार हो चुके थे। कॉलेज के पहले दिन मुझे यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि अब मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है जो पूरी दुनिया के सामने हमेशा मेरा साथ देगा। मैं इस दुनिया की हर खुशी और हर नरमी का पूरी तरह हकदार था। कॉलेज शुरू होते ही मैंने अपनी पढ़ाई के एक एक चैप्टर को पूरी तरह अपने दिमाग में बिठा लिया। क्लास खत्म होते ही मैं लैब में जाकर अपनी कोडिंग और रिसर्च में डूब जाता था। अपनी बेहतरीन लॉजिकल रीजनिंग की वजह से मुझे यूनिवर्सिटी के टॉप रिसर्च ग्रुप में शामिल कर लिया गया, जिससे मुझे बाकी ऑप्शनल क्लासेस से छूट मिल गई। जब भी मैं घर पर फ्री होता, मैं लिल्ली के साथ बैठकर उसके बिजनेस और कंपनी के काम में उसकी मदद करता। कभी कभी मैं अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज से उसकी कंपनी के स्मार्ट डिवाइसेस के मुश्किल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स छुटकियों में सॉल्व कर देता था, जिससे मैं धीरे धीरे उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर बन गया। सालों का वक्त पलक झपकते ही गुजर गया। कॉलेज के आखिरी साल में मेरे द्वारा डेवलप किए गए एक स्मार्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम ने नेशनल स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता। अच्छन, मेरी जिंदगी में तुम्हारा आना ही मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। पास्ट के वो सारे साल, वो अकेलापन, वो आंसू और वो दर्द इस पल आकर हमेशा के लिए धुएं की तरह गायब हो चुके थे। पहले मैं एक ऐसा लड़का था जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, जिसे हर कोई अपने पैरों तले रौंदना चाहता था, जो हर दिन लोगों की नफरत और ताने सहता था और जिसने मान लिया था कि उसे पूरी जिंदगी अंधेरे में ही बितानी पड़ेगी। लेकिन लिल्ली से मिलने के बाद उसने मुझे मेरा खोया हुआ हर हक वापस दिलाया, मेरी मॉम की आखिरी निशानियां ढूंढी, मुझे खुश रहना सिखाया, खुद से प्यार करना सिखाया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक ऐसे सुनहरे फ्यूचर की तरफ लेकर आई जो सिर्फ मेरा था। को फैमिली के अंदर का सारा तूफान अब पूरी तरह शांत हो चुका था। ओल्ड लेडी अब उस छोटे से मकान में अकेले रहकर अपनी गलतियों पर पछता रही थी। उनमें अब कोई साजिश रचने की ताकत नहीं बची थी। हुआ फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और अब उनमें इतनी औकात भी नहीं थी कि वे हमारे आसपास भटक सकें। मेरे सच्चे दोस्त हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया था वे अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे थे। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के बाद न्यू ईयर की उस खूबसूरत रात को हमारा बैकयार्ड गार्डन सितारों की रोशनी से जगमगा रहा था। मैंने धीरे से लिल्ली का हाथ अपने हाथों में लिया। लिल्ली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने बिना एक पल गंवाए प्यार से अपना सिर हिलाया। हाँ अच्छन। वसंत के खूबसूरत फूलों से सजे उस ग्रैंड वेडिंग हॉल में मैंने अपनी जेब में रखा मॉम का वो लॉकेट कसकर पकड़ लिया, जिसे मैंने खोकर दोबारा पाया था। मैं रेड कारपेट के आखिर में खड़ा था और लिल्ली अपनी खूबसूरत वेडिंग ड्रेस में मेरी तरफ बढ़ रही थी। अच्छन, पास्ट में तुम बहुत अकेले थे और तुमने बहुत दर्द झेला है, लेकिन तुम्हारी बाकी पूरी जिंदगी में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। इतना कहकर लिल्ली ने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे सुकून और ऐसी खुशियों का सपना भी नहीं देखा था। तुम ही मेरी जिंदगी की वो रोशनी हो जिसने मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाला है। इस जन्म में मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। हम दोनों हमेशा इसी तरह खुश रहेंगे। हमारे सामने एक बिल्कुल नया और खूबसूरत सवेरा था। पास्ट के सारे आंसू और दर्द अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। अब हमारे सामने सिर्फ खुशियों, कामयाबी और प्यार से भरी एक नई जिंदगी थी जो सिर्फ हम दोनों की थी। शादी के बाद मैंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ अपना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी स्टूडियो शुरू किया। लिल्ली ने मेरे हर सपने और हर ख्वाहिश का बिना किसी शर्त पूरा साथ दिया। हम दोनों एक दूसरे की ढाल बनकर आगे बढ़ते रहे। जब भी हमें काम से फुर्सत मिलती, हम अपने गार्डन के पौधों की देखभाल करते और शाम को एक दूसरे की बाहों में बैठकर आने वाले खूबसूरत सालों की प्लानिंग करते। जो लड़का कभी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर में कैद था, जहां उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं था, आज उसे उसकी प्यारी हमसफर मिल चुकी थी, जिसने उसे अपने दिल में जगह दी थी और जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। दिल में दबी सारी पुरानी गांठें, सारे दर्द और सारे अफसोस अब एक खूबसूरत और परफेक्ट एंडिंग के साथ खत्म हो चुके थे। बुरे लोगों को उनके कर्मों का फल मिल चुका था और जो एक दूसरे के लिए बने थे वे हमेशा के लिए एक हो चुके थे। हम दोनों हर सुबह और हर शाम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हमारी जिंदगी का यह सफर हमेशा प्यार, सुकून और रोशनी से जगमगाता रहेगा। हमारी बाकी पूरी जिंदगी अब सिर्फ खुशियों और मुकम्मल कामयाबी की एक खूबसूरत दास्तान है।